ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस, इंटरनल ऑडिट के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। ये इसका बिजनेस क्या है? पाइप्स का है, मैन्युफैक्चरिंग, होल्डिंग वगैरह, कोई भी बिजनेस है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2020 21। ठीक है, 2021 है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या दिया है? सेगमेंट के नेम्स दिए, मतलब ये कंपनी नहीं है अलग से, ये सेगमेंट है, मतलब कंपनी एक ही है, उसके सेगमेंट का अलग अलग टर्नओवर एंड प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सारे टर्नओवर को ऐड करके कंपनी का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना बनता है? 140, 60, 200, 205, 225, 230 बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो 230 CR का तुम्हारा टर्नओवर हो गया, मतलब 200 CR से एक्सीड कर गया। ठीक है, प्रॉफिट को हम देखते हैं क्या? नहीं देखते। ठीक है, हम क्या देखते हैं? टॉप डिपॉजिट। टॉप डिपॉजिट में क्या है हमारे पास? टर्नओवर है, आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स है, पेड अप शेयर कैपिटल है एंड डिपॉजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ टर्नओवर एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को हम नहीं देखेंगे। टर्नओवर तुम्हारा लिमिट क्या है हमारा? 200, 200 डिवाइड बाई 2, 100, 100 डिवाइड बाई 2, 50, 50 डिवाइड बाई 2, 25। ठीक है, तो यहाँ पे 200 से तो तुम्हारा एक्सीड कर रहा है, इतना तो हमको समझ में आ गया अभी तक। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्या हुआ है? परफॉर्मेंस कम हो गया, लोअर कंपेयर टू द 2021 due to the competition and high prices. Turnover and the profit of the company for financial year 21-22, मतलब नेक्स्ट ईयर तुम्हारा टर्नओवर एंड प्रॉफिट कितना था ये तुमको दिया है। फिर सेगमेंट में दिया है उन्होंने 60, 15 एंड 35। तो तुम्हारा यहाँ पे कितना होता है? तुम्हारा 60, 95, 100, 110, 110 CR तुम्हारा होता है नेक्स्ट ईयर। कौन सा ईयर है? तो प्रॉफिट तो हमको देखना ही नहीं है। ये कौन सा ईयर है? ये है तुम्हारा 21-22। एंड पहले कितना था तुम्हारा? 2021। पहले कितना था तुम्हारा? 2021। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखते। द कंपनी वॉज फुल्ली फाइनेंस्ड, कंपनी वॉज फुल्ली फाइनेंस्ड थ्रू इट्स ओन कैपिटल, मतलब फुल्ली फाइनेंस मतलब क्या? बोरोइंग्स उसके पास नहीं है, खुद का ही पूरा कैपिटल है, तो बोरोइंग्स वाला पॉइंट नहीं आएगा। काइंडली असेस वेदर द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एज पर सेक्शन 138 रूल के हिसाब से। देखो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, मतलब कौन सा? इस ईयर में तुमको क्या करना है? क्या इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का नीड है क्या नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो कौन सी ईयर में? 21-22 के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, 21-22 के लिए। ठीक है, बात आती है कि तूने क्या देखना है, तूने क्या देखने होते, तो हमने बात करी तूने क्या देखना है। एक तो पब्लिक कंपनी देखना है एंड एक तो पब्लिक कंपनी देखना है एंड दूसरा तेरा क्या है? प्राइवेट कंपनी देखना है। ठीक है, हमने क्या देखा था? एक तो तूने क्या देखना है? पब्लिक कंपनी देखना है एंड दूसरा प्राइवेट कंपनी देखना है। तो पब्लिक कंपनी में लिस्टेड कंपनी होता है तो उसको एप्लीकेबल है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए तुम्हारा क्या है? टॉप डिपॉजिट देखना है एंड प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ TO देखना है। मतलब क्या देखना है तुमने? टर्नओवर एंड तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स वगैरह। ठीक है, तो टॉप डिपॉजिट जो बनता है ना तेरा, ये जो टॉप डिपॉजिट बनता है ना, यहाँ पे तूने क्या ध्यान में रखना है? T से क्या है? टर्नओवर है, O से क्या है? आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स, P से क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल एंड D से क्या है? डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे लोन बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो लिमिट है वो कैसा है? 200 CR, 100 CR, 50 CR, 25 CR। तो 200 करोड़ डिवाइड बाई 2, 100 करोड़ डिवाइड बाई 2, 50 करोड़ डिवाइड बाई 2, 25 CR। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे एक्सीडिंग है, बाकी जगह पे इक्वल टू एंड मोर देन है। एक जगह पे सिर्फ एक्सीडिंग है, कौन से? लोन एंड बोरोइंग्स। तो क्यों है उसके बारे में भी हमने बात करी थी। तुम जब लोन लेने जाओगे तो 100 करोड़ की जगह पे 99.99 शेयर लोगे, तो उससे अच्छा है भाई 100 करोड़ ले ले, टेंशन नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 1 रुपये भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 200 शेयर उससे ज़्यादा इजिकल टू 100 शेयर उससे ज़्यादा, 50 शेयर उससे ज़्यादा इजिकल टू 25 शेयर इजिकल टू और मोर देन 25 शेयर। तो ये सब कहाँ पे देखना है तुमने? ये सब देखना है तुमने प्रीवियस फाइनेंशियल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो हमारे लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर होता है? 21-22 करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो उसका लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर कौन सा है तुम्हारा? 2021। तो इसमें तुम्हारा 200 करोड़ से एक्सीड करता है क्या? हाँ भाई एक्सीड करता है, तो इसको एप्लीकेबल होगा क्या? हाँ हो जाएगा। बस यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ पे जो है ना टर्नओवर एंड सारी चीज़ें ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए होनी चाहिए, लेकिन हमने बोला जो आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ आती है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब जो 31 मार्च को हम देखते हैं ना, वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं? गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था कि वो क्या करेंगे, एक दिन पहले कम करेंगे एंड उसके बाद में तुम वो फिर से बढ़ा देंगे। तो आउटस्टैंडिंग वाली जो चीज़ आती है ना, जैसे लोन बोरोइंग्स है या फिर डिपॉजिट है ना, उसको क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है?
ड्यूरिंग द ईयर किया है, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, साल में कभी भी। और जो तुम्हारा टर्नओवर है एंड पेड अप शेयर कैपिटल है वो तो तुमको 31 मार्च को ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो चेंज किया जा सकता है ना 31 मार्च के लिए, वो क्या है, लोन एंड बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट्स है। तो उसको तुमको क्या देखना है, एट एनी पॉइंट ऑफ, साल में कभी भी तुमने देखना है ये चीज़ एक्सीड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। एंड प्राइवेट कंपनी के लिए तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ दो कंडीशन है ऊपर के, टीओ, टॉप डिपॉजिट के टीओ। तो गिवन केस में क्या होता है, गिवन केस में यही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तुम लिखो एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड एवरी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ आती है, सबसे पहले आता है तुम्हारे पास टर्नओवर 200 CR और मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और टीओओ से क्या आता है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या है, लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पीएफआई एक्सीड करता है, ठीक है, एक्सीड करता है 100 CR से। फिर उसके बाद में तुम्हारा क्या आता है, टॉप डिपॉजिट टीओपी, पी से आता है तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए 50 CR और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड एंड में आता है तुम्हारा डिपॉजिट, टॉप डिपॉजिट, डिपॉजिट में तुम्हारा क्या है 25 CR और मोर ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर इसके ही कौन से दो पॉइंट आते हैं तुम्हारे, टर्नओवर के एंड आउटस्टैंडिंग के, टीओ के जो दो पॉइंट आते हैं ना, वो सेम टू सेम पॉइंट तुम्हारे प्राइवेट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। गिवन केस में क्या हुआ है, तो गिवन केस में बहुत सिंपल है, तुम्हारा जो टर्नओवर है ना 200 करोड़ से एक्सीड करता है, 230 CR 230 CR हुआ था 2021 में, तो एंड 110 CR हुआ था 21-22 में। लेकिन हम कहाँ पे देखते हैं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ना वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। 21-22 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि 2021 में जो है ना वो एक्सीड किया था। समझ में आया, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक मिनट, ऊपर ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे तुमको प्राइवेट लिमिटेड भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पब्लिक है तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो हमेशा जब एक क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे कंपनी भी देख लेना, लिस्टेड है क्या, कहाँ पे लिखा है क्या लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी है। अगर ये सब कंडीशन दिया है एंड कहाँ पे तो लिखा है कि लिस्टेड कंपनी है, तो भाई सब कुछ कंडीशन वंडीशन नहीं, सब क्या बारे में लिस्टेड कंपनी है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये बात तुमने ध्यान में रखनी है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो क्या कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए अभी आगे। वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स sought information regarding appointment of internal auditor for the following group companies in accordance with the Companies Act, ठीक है। फिगर्स रुपीज इन CR करस्पॉन्डिंग इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये सारे जो ना इन CR अमाउंट से यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे चीज़ क्या क्या दी है। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन फ्रॉम बैंक, पीएफआई एंड पब्लिक डिपॉजिट, तो ये तुम्हारा टी है, ये तुम्हारा ओ है, ये तुम्हारा पी है एंड ये तुम्हारा पी है एंड ये तुम्हारा डी है, ठीक है। तो टर्नओवर के लिए तुम्हारा 200 CR होना चाहिए, टॉप डिपॉजिट 100 CR, फिर पी के लिए 50 CR एंड डी के लिए 25 CR, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे देखो, डिपॉजिट के लिए तो तुम्हारे पास क्या है, डिपॉजिट के लिए तो तुम्हारा 25 CR क्रॉस नहीं हो रहा है, तो डिपॉजिट का तो पूरा चीज़ हो गया ख़त्म, बात ही ख़त्म, ठीक है। फिर तुमको देखना पड़ेगा क्या, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बैंक, ये तो 100 करोड़ का लिमिट है, यहाँ पे 50 दिया है, तो इसका भी बात खत्म, इसका भी बात खत्म। टर्न ओवर है ना 200 करोड़ क्रॉस होना चाहिए, तो ये भी किसका खत्म, इसका भी सारा केस खत्म। अब तुमको देखना पड़ेगा, पेड अप शेयर कैपिटल है ना तो 50 CR है एंड यहाँ पे हर जगह पे एक्स्ट्रा है, तो तुझे देखना पड़ेगा कि चीज़ क्या क्या होती है, ये चीज़ क्या क्या होती है तुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आता है तुम्हारा आदि, पता नहीं मैं अपने आप इस सिचुएशन में आगे कैसे आता हूँ, ठीक है। आदि लिमिटेड आता है, वो लिस्टेड कंपनी है, तो हमने बोला भाई जब लिस्टेड होता है ना तो उसको सब सब दुख सहने होते हैं, उसको तो अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसको तो एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको कुछ देखना ही नहीं है, तुमने लिमिट देखना ही नहीं है, तो उसको तो एप्लीकेबल हो ही जाएगा इसे। फिर उसके बाद में आता है तुम्हारा अजित, ये कौन है, अजित पब्लिक कंपनी है एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक अनलिस्टेड है तो उसको देखना पड़ेगा कंडीशन, पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 कंडीशन आते हैं, कौन से, टॉप डिपॉजिट, ठीक है, टॉप डिपॉजिट के सारे कंडीशन आते हैं। तो यहाँ पे तो हमने देखा टर्नओवर के हिसाब से नहीं है, वो बोरोइंग के हिसाब से नहीं है, डिपॉजिट के हिसाब से नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल तुम्हारा लिमिट कितना है, 50 करोड़ है, यहाँ पे इसका कितना है, 60 करोड़ है, तो इसका पेड अप शेयर कैपिटल हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको भी इंटरनल ऑडिट जो है ना इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद में आता है अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी नेमी,
फिर आता है अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। अब तुमको समझना पड़ेगा कि अभी प्राइवेट कंपनी है तो तुम्हारे पास 4 कंडीशन नहीं है, अब 2 ही कंडीशन है। कौन से 2 कंडीशन है? एक है टर्नओवर एंड तुम्हारा है बोरोइंग्स। तो भाई साहब टर्नओवर एंड बोरोइंग्स तुमने देखे, यहाँ पे तुम्हारा 200 करोड़ से कम है, यहाँ पे 100 करोड़ से कम है, तो भाई साहब इसको एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बूझे क्या? बूझे तो जानो, बूझे तो जानो। लिस्टेड कंपनी एप्लीकेबल हो जाएगा। पब्लिक कंपनी है, चारों कंडीशन देखने हैं टॉप डिपॉजिट के। एंड प्राइवेट कंपनी है तो भाई साहब पेड अप शेयर कैपिटल देखना ही नहीं है, क्योंकि 2 ही कंडीशन है टीओ के, पीडी है ही नहीं है, ना ही डिपॉजिट देखना है, ना ही तुझे पेड अप शेयर कैपिटल देखना है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? फिर तुम क्या कर लो, ऊपर के प्रोविजंस लिख दो, जैसे तुमने ऊपर मेंशन किया है ना, जैसे कि हम सारे प्रोविजंस मेंशन करते हैं ना, सेम एज अबव क्वेश्चन, ये सारा एवरी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सारे कंडीशन लिखो एंड बाद में बताओ आधे लिमिटेड जबकि लिस्टेड कंपनी है तो इसको एप्लीकेबल हो जाएगा। रिक्वायर टू अपॉइंट जो अजीत लिमिटेड है, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका 60 CR हो जाए होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो तुम्हारा 50 CR से आगे है, लिमिट से एक्सीड करता है, तो यहाँ पे भी रिक्वायर टू अपॉइंट है। फिर आता है तुम्हारा नेमी, ये प्राइवेट कंपनी है एंड इसको जो है ना, इसको एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट रिक्वायर टू अपॉइंट। क्यों? क्योंकि इसका टर्नओवर एंड तुम्हारा बैंक वाला जो सीन है वो कम है, तुम्हारा लिमिट से कम है। तो एंड में बताओ कि आदि एंड अजित रिक्वायर टू अपॉइंट, नेमी नॉट रिक्वायर टू अपॉइंट। खत्म। खत्म। देखो बाबू मोशाय, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम वाला क्वेश्चन है। देखो भाई साहब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, मेरे को तो मज़ा आया था भाई साहब ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, मार्क्स तो आए नहीं थे बट क्वेश्चन तो मज़ेदार था। ठीक है, मैं कुछ और ही लेके आया था, मेरे को समझा ही नहीं था क्या बात क्या हो रही है, लेकिन अभी आपको आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दिए मैंने। देखो आपको समझ में आएगा कि अभी क्या चीज़ हो रही है, इसको पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी which provides its customer with customized packages domestic and international tour के लिए। during the COVID-19 a year after that a company suffered losses due to which it went अंडर कॉस्ट कटिंग रिजिम। ठीक है, उसको कॉस्ट कटिंग वगैरह करना है, लॉसेस वगैरह हो गए, उसको फालतू सी बातें हैं। एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस कंपनी हैज अडोप्टेड वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस वन ऑफ विच इज अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो एक क्वेश्चन तो तुमको क्लियर हो गया कि भाई साहब इंटरनल ऑडिटर वाला क्वेश्चन है। द इंटरनल ऑडिटर ऑब्जर्व दैट द कंपनी हैज गिवन huge hall for providing gym facility to its employee. The internal auditor observed that the gym is being used only 1-2 days a week on the average basis by the employees. There is a huge balance lying in the company's bank account, but the management could not take decision regarding investing the same due to fluctuating market situation. The company has taken a hall on rent for the purpose of sitting come waiting launch for its customer. Beside every day there is a downtime of, तो देखो ये हॉल का भी चीज़ आती है, एक हॉल भी हाईलाइट करना रहेगा। हॉल ऑन रेंट फॉर द पर्पज ऑफ सिटिंग कम वेटिंग लॉन्च फॉर इट्स कस्टमर। बिसाइड एवरी डे देर इज अ डाउन टाइम ऑफ 1 hour during the working hours of computers and other machines. The internal auditor of the company wants to cover these matters and report them, but Mr. X, the manager of company, is of the opinion that these matters are not related to the internal audit and therefore should not be commented upon. Express your opinion in this regard and suggest appropriate course of action. तो बात क्या हो रही है? बात क्या हो रही है यहाँ पे? कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंटरनल ऑडिटर उसके ऊपर रिपोर्ट करना चाहता है, बट मैनेजमेंट कौन है? मैनेजर है, एक्स मैनेजर है, वो बोलता है कि ये तेरे स्कोप में नहीं आती। क्वेश्चन आइडेंटिफाई हुआ क्या? सबसे बढ़िया बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई हुआ क्या दोस्त। तेरे को अगर क्वेश्चन आइडेंटिफाई हुआ है ना, तेरे को अगर क्वेश्चन आइडेंटिफाई होता है ना, तो तू इसका आंसर कर पाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आइडेंटिफाई नहीं होता है ना, तो उसका तू क्या करेगा? ठीक है, उसका जो है ना तो आंसर नहीं अटेंड कर पाएगा। ठीक है, तो तुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा, सबसे पहले तुझे ये समझना पड़ेगा कि तेरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो रहा है क्या, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। समझा क्या? तेरे पास ह्यूज हॉल है जिसके तू क्या करता है, जिम फैसिलिटी देता है, जो 1-2 दिन ही यूज़ होता है तेरे पूरे हफ्ते में। तेरे पास कुछ बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, फिर
फिर तेरा क्या है, डाउन टाइम है मशीन का, कंप्यूटर का, अदर मशीन का डाउन टाइम है। क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है रिसोर्स यूटिलाइजेशन का। मैनेजर एक्स बोल रहा है कि ये तेरे स्कोप में नहीं आता है, तो तेरा स्कोप याद कर, तेरा स्कोप याद कर, जा फिर से जा एंड तेरा स्कोप याद कर। स्कोप क्या है तेरा, आईसीआई ऑर्गेनाइजेशन। आईसीआई ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा, इंटरनल कंट्रोल देखा, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ए से एसेट सेफगार्डिंग, आई से तुम्हारा इन्फॉर्मेशन एंड रिलायबल एंड रिलेवेंट होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ओआरजी में क्या था तुम्हारा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रिसोर्सेस, आर से रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब रिसोर्सेस में आ जा, अब ये सारी चीज़ें रिसोर्सेस के बारे में ही है। सर यही तो आपने बताया था, यही तो आपने बताया था कि मशीन है, कितना प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें, कितना प्रोडक्शन होता है, ऑपरेटिंग बंदा कैसा है, उसके बाद में तुम्हारे नॉर्म्स कैसे है, नॉर्म्स के हिसाब से तुम्हारा वेरिएशन है क्या, एक्चुअल में अंडर यूटिलाइजेशन है क्या, मतलब ही इनइफिशियंसी है क्या, उसका रीज़न क्या है, एंड फिर तुम क्या कर लो, उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर लो। तो भाई साहब ये तो तुम्हारे स्कोप में कवर होता है। अगर तुम्हारा हॉल अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारे बैंक के फंड्स अच्छे से यूज़ नहीं होते, मतलब ये सारे क्या है, तुम्हारे रिसोर्सेस है। मैंने आपको बोला था एसेट्स, एसेट के ऊपर फोकस करना। ये सारे तुम्हारे एसेट्स है जिसको अच्छे से यूज़ नहीं हो रहे, तुम्हारे एसेट्स अच्छे से यूज़ नहीं हो रहे, वहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे इनएफिशिएंसी है, वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो ये सारा तुम्हारा स्कोप में कवर हो जाता है। तो हमने क्या बात करी थी सबसे पहले, देखो नीचे हमने क्या बोला था, मॉनिटर करना है तुमने, रिसोर्सेज जो है ना उसका मॉनिटर करने का स्कोप तुम्हारे इसमें आ जाता है। मॉनिटर मतलब क्या, सबसे पहले मेजर करना है इनएफिशिएंसी। तो मेजर करने के लिए तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स रहेंगे, नॉर्म्स रहेंगे। फिर ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो बोलो या फिर ऑपरेटिंग पर्सनल बोलो। जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है या फिर नॉर्म्स है ना, वो ऑपरेटिंग पर्सनल जो है ना, वो जो ऑपरेट करता है बंदा, उसको यूज़ करने आने चाहिए। उसको मॉनिटर, परफॉर्मेंस वगैरह मॉनिटर करने के लिए उसको आने चाहिए। जैसे कि क्या बात करी थी हमने, ये जो ट्रक है ना, ट्रक का ड्राइवर है ना, उसको पता होना चाहिए कि भाई साहब कितना घंटा, कितना इसको कितना चलाना है, दो डिस्टेंस के बीच में कितना क्या करना है। ये जो मशीन है ना, ये मशीन ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि भाई कितना प्रोडक्शन वगैरह आता है। फिर हमने देखा था जो नॉर्म्स है ना, एन से क्या था, नॉर्म्स। नॉर्म्स तुमको देखने हैं, मेथड जो है, मेथड अच्छे है क्या तुम्हारा, किसका नॉर्म्स या स्टैंडर्ड जो बनाए है ना, उसके मेथड्स या एजम्पशन जो है ना वो अच्छे है क्या। फिर आई से इनइफिशिएंसी देखना पड़ेगा तुमको। इनइफिशिएंसी मतलब कैसे समझेगा तुमको, एक्चुअल में वर्सेस प्लान में क्या तुम्हारा डिफरेंस है, एक्चुअल में एंड तुम्हारा स्टैंडर्ड या फिर नॉर्म्स है ना। ठीक है, यहाँ पे प्लान की जगह पे तुम ऐसा स्टैंडर्ड या फिर नॉर्म्स ऐसा लिख सकते हो, स्टैंडर्ड में या फिर नॉर्म्स में एंड एक्चुअल में तुम्हारा क्या डिफरेंस है, उसको ट्रैक करने के बाद में तुमको इनएफिशिएंसी समझेगी। ये जो तुमने ट्रैक किया है ना, उसका रीज़न तुमको देखना पड़ेगा कि उसका रीज़न क्या है। एंड ये सब करने के बाद में तुम क्या करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे इफिशियंसी। तो तुम्हारे पॉइंट्स कैसे बनते हैं, देखो भाई साहब, यही तुम्हारे पॉइंट्स है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू करते समय तुमने क्या देखना है, सबसे पहले तुमने क्या देखना है, स्टैंडर्ड एंड तुम्हारा नॉर्म्स। स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स जो है ना, उसको मेजर करने के लिए देखो, मेजरिंग इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसके लिए तुम्हारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एंड नॉर्म्स होने चाहिए। उसको इस्टेब्लिश किया है कि देखो, अब ये इस्टेब्लिश किए हुए स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स है ना, ये किसको पता होने चाहिए, ऑपरेटिंग पर्सनल जो वहाँ पे मशीन पे बैठा है ना। तो ऑपरेटिंग पर्सनल जो है ना, वो क्या करना चाहिए, उसने मॉनिटर एंड उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उसको यूज़ करते आने चाहिए। ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, उसको पता चल गया। अब तुमने क्या देखना है, अब तुमने देखना है कि एम ओ हो गया, एम हो, फिर एन से क्या है, नॉर्म्स। ये जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स है ना, उसके मेथड्स एंड एजम्पशन देखने तुमने, क्या मेथड्स एंड एजम्पशंस तुमने देखने हैं कि ये अच्छे से बने हैं क्या। ये नॉर्म्स, ये जब नॉर्म्स बने ना, जब स्टैंडर्ड बने ना, इसने 2 फेज 3 फेज, वो एग्जांपल याद आया कि वो सारी चीज़ एजम्पशन जो है ना, वो सारे एजम्पशंस अप्रोप्रिएट लेकर ही नॉर्म्स को बनाया है क्या, ये तुमको देखना पड़ेगा। फिर एन हो गया, फिर आई आई से क्या है, इनइफिशिएंसी। इनइफिशिएंसी मतलब क्या, अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तुमको ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक क्या करना पड़ेगा, टी से ट्रैक। ट्रैक क्या करना पड़ेगा तुमको, एक्चुअल में एंड तुम्हारा स्टैंडर्ड में, एक्चुअल परफॉर्मेंस में तुम्हारा एंड स्टैंडर्ड या फिर नॉर्म्स में, स्टैंडर्ड में एंड एक्चुअल में तुम्हारा क्या डिफरेंस है, वो तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। एंड ट्रैक करके तुम क्या करोगे, उसका रीज़न देखोगे, रीज़न उसको कंसिडर करके चलोगे। एंड ये सब करने के बाद में तुम ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करोगे, मतलब उसको इफिशियंसी पे लाने की कोशिश करोगे, उसका इनइफिशियंसी कम करके उसको इफिशिएंट करने की कोशिश करोगे। वो वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तुम क्या करोगे, उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करोगे। तो ये आता है तुम्हारा रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गिवन केस में क्या क्या चीज़ आती है तुम्हारे पास, गिवन केस में क्या है तुम्हारे पास, ह्यूज हॉल दिया है तुमने, जिम फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, जो तुम्हारा 1-2 दिन ही तुम्हारा चलता है। रेस्ट ऑफ द डेज इट रिमेन्स अनयूटिलाइज। मोर ओवर द कंपनी हैज़ टेकन सिटिंग कम वेटिंग लॉन्च, वो भी लिया है तुमने। फिर
ह्यूज अमाउंट लाइंग इन द बैंक अकाउंट, जिसके ऊपर इंटरेस्ट तुमको नहीं मिलता रहेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है तुम्हारा। फिर डाउन टाइम है तुम्हारा 1 आवर फॉर द रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर इन द कंपनी। तो मोर ओवर द मैनेजर हैज डिनाइड द इंटरनल auditors from reporting the said observation. All the above mentioned issues fall under the purview of internal audit function, that is review of utilization of resources. The auditor must highlight the weakness, observe and give suggestion for the improvements of the same. Accordingly, the opinion of Mr. X, the manager of the company Dreams Private Limited, that the above matters are not related to the internal audit, therefore should not be commented upon, is not tenable. तो tenable नहीं है उसका ओपिनियन जो भी है, तो भाई साहब तुम्हारे वो स्कोप में आ जाता है। फिर बात आती है MD of X Limited is concerned about high employee attrition rate in his company. As internal auditor of the company, he requested you to analyze the cause for the same. What factors would you consider in such analysis? देखो ये तो मिड 13 में आया था, साथ में ये एसएम का भी क्वेश्चन है। ठीक है सर, एसएम का क्वेश्चन है तो नोट्स में क्यों नहीं दिया? भाई क्या करने का, एसएम का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट का। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल बन सकता है ना कि इसके बारे में पूछा है। अगर वो किसी और चीज़ के बारे में पूछता है, कौन तुम्हारे एमडी जो है ना, अगर वो किसी और चीज़ के बारे में पूछता है ना, तो सारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुमको पॉइंट याद नहीं रखने हैं दोस्त, यहाँ पे तू पॉइंट बना देगा। तू सोचना थोड़ा, तू सोचना, तू पॉइंट बना देगा। एक बार तूने पढ़ा है ना तो तू पॉइंट बना देगा तेरे हिसाब से, क्योंकि एमडी तो कुछ भी पूछ सकता है ना। अभी पूछ रहा है हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट के बारे में, कल पूछेगा किसी और चीज़ के बारे में, तो तू वैसे के वैसे पॉइंट लिख पाएगा क्या सजेस्टेड से मैच करके? नहीं ना दोस्त। तो देख अभी अभी जैसे कि मैंने जब इंटरनल ऑडिट किया था ना, तो मेरा भी सेम सीन हुआ था। मुझे भी पूछा था कि जो मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा था ना, जहाँ पे अमिताभ बच्चन का कुछ फंड्स वहाँ पे था लगा हुआ था, कंपनी अच्छा खासा था बट वो लॉस में वगैरह जा रहा था। तो वहाँ पे मुझे पूछा था वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है ना, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा है। जो तुम्हारा मार्केटिंग है, सेल्स है ना, वहाँ पे भी कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। लेकिन सिर्फ अकाउंट्स वाला जो डिपार्टमेंट था ना, वहाँ पे कोई टिक ही नहीं रहा था। वो जो अकाउंटेंट आ रहा है वो जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो अकाउंटेंट वाला डिपार्टमेंट है ना, वो भाई साहब ऐसे एम्प्लॉयज़ रुक ही नहीं रहे थे। तो भाई उसका एमडी ने मुझे पूछा कि तू क्या करेगा, मतलब क्या कर सकते हैं? बोला महेश क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई साहब लोग रुक ही नहीं रहे अकाउंट्स में, आके चले जा रहे। तो भाई मैंने वहाँ पे क्या सजेशन दिया था, क्योंकि मुझे अकाउंट्स में मैं ज़्यादा रुका था, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई थी। एंड उस बेसिस पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ना एक साथ तुम क्या करो, अब जब आगे वाला बंदा छोड़ के जाएगा ना, तो तुम क्या कर लो, एक साथ ज़्यादा लोग हायर करो, कम से कम 4 लोग तुम क्या करो एक साथ हायर करो। हर एक बंदे को ना उसका उसका अलग अलग जिम्मेदारी दे दो एंड उसको वही वही काम दे दो। उसके साथ में मैंने बोला कि यहाँ पे क्या करो, जब तुम 4 लोग हायर करोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेडीज़ को हायर करो, कम से कम 2 लेडीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। देखो मेंटल जो साइकोलॉजी वगैरह है ना, वो सारा, इसलिए मैंने आपको एकदम वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था कि रियल लाइफ में ना तुमको इंटरनल ऑडिट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे पढ़ने के लिए उतना मज़ा नहीं आता, बट रियल लाइफ में तुमको पूरा साइकोलॉजी खेलना पड़ता है, सारी चीज़ समझनी पड़ती कि ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ें कैसे वर्कआउट होती है। तो वहाँ पे जब देखो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, लेडीज़ को इसलिए हायर करती है कि भाई साहब बाकी के जो है ना वो एंटरटेन रह जाए बाकी के एम्प्लॉयज़। और ये एक्चुअल में होता है, पता है क्या, बड़े बड़े कंपनीज में कैसा होता है, अगर एम्प्लॉय को छोड़ के जाना है ना, तो तभी कोई तो नई इंटर्न वगैरह आ जाती है, तो एम्प्लॉय भाई साहब छोड़ के नहीं जाता है, नोटिस देने ही वाला होता है कि इंटर्न आ जाती है, नोटिस नहीं देता है। तो ये भाई साहब एक्चुअल में साइकोलॉजी लेवल पे ये गेम खेले जाते हैं। तो तुमको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ हो सकती है। फिर जब उन्होंने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने 4 लोगों को हायर किया नेक्स्ट टाइम में, एंड उसमें से 3 लोग जो ना लेडीज़ थे। फिर मैंने उनको ये भी बोला था कि इसमें से कौन सी लेडीज़ को क्या काम देना है, मतलब कौन सी लेडीज़ एचआर का काम करेगी। कि एचआर का काम करेगी तो कैसे होता है पता है क्या, कि जो बाकी के लोग हैं ना वो किसको कॉन्टैक्ट करते हैं, एचआर को ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें तुमको ग्राउंड लेवल पे जाके समझनी पड़ेगी कि एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जा रहा है। अभी वहाँ पे एम्प्लॉय छोड़ के जाने के रीज़न बहुत हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे लोग कम है तो उनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है जॉब का, कि भाई साहब कंपनी क्या बंद पड़ेगी, कैसे होगा, कंपनी लॉस में है पहले से, वहाँ ऊपर से वहाँ पे लोग कम है तो उनको सिक्योरिटी नहीं है, उनको कुछ फलाना ढिमका, उनके पर्सनल कुछ रीज़न हो सकते हैं कि अभी उसने क्या किया, पुणे से शिफ्ट हो गया किसी और जगह पे, तो किसी और जगह पे शिफ्ट हो गया तो तेरा कंपनी छोड़ेगा। तो ऐसा क्या होता है कि 100 रीज़न हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा केस टू केस बेसिस पे। तो यहाँ पे तुमको समझने कौन से जो बेसिक वाले हैं, जो हर कंपनी के लिए थोड़ा मोटा मोटी लेवल पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि इस वजह से ना एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं। तो इतने पढ़ लो, दिमाग में रख दो एंड बात खत्म।
तो बट एक्चुअल में जब तुम जाओगे ना रियल लाइफ में ऑडिट करने के लिए, वहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि तुमको उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से गाइड करना पड़ेगा। तो जैसे उसको सजेशन मिल गया ना, तो देखो उसके बाद में तो मैं 1 साल तक ही था आगे। तो जब 1 साल तक आगे तक तो मुझे पता है कि उसके ऊपर एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं हुआ, मतलब वो जो एम्प्लॉय लिए थे ना 3-4, उसको छोड़ के नहीं गए। अब गए होंगे, अब नहीं पता कितने गए, क्या हुआ है अभी सीन मुझे नहीं पता उस कंपनी के बारे में, लेकिन तब था। तब 1 साल तक तो वो जो है ना, वो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गए थे। तो भाई साहब कुछ तो चीज़ होती है जो हर कंपनी के लिए अलग-अलग होती है। बट तुमको देख यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ज़्यादा भटक गए हम। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में बोला है कि एमडी ने तुमको पूछा है कि भाई साहब हाई एम्प्लॉय अट्रिशन रेट हुआ है, मतलब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका क्या कॉज हो सकता है, तो फाइंड कर। तो भाई साहब तुमने क्या, कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एम्प्लॉय अट्रिशन रेट आर एज अंडर। तो कैसे होंगे, जैसे कि उसका क्या होता है, इसको पढ़ ले एंड बात को छोड़ दे, बात खत्म कर। जैसे उसका जॉब स्ट्रेस है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, मतलब क्या, वो काम करता है, उसका पर्सनल लाइफ है ना उसमें इम्बैलेंस है, उसको बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लेट तक बैठना पड़ता है। जॉब का स्ट्रेस है बहुत, एक ही बंदे के पास बहुत सारा जिम्मेदारी है ना, तो उसको जॉब में स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस आता है तो भाई साहब वो ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर सकता है, ठीक है। 1-2 महीने के लिए ठीक है, ड्यू डेट के टाइम पे काम वगैरह कर लिया, लेकिन अगर वो 12 महीने स्ट्रेस में ही रहेगा ना, तो भाई साहब वो कैसे जी पाएगा। फिर मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह अच्छे नहीं है, वो जो उसका सीनियर है ना, जो उसका मैनेजमेंट है, वो अच्छे से उसको ट्रीट नहीं करता है, अनबियरेबल बिहेवियर ऑफ सीनियर स्टाफ, ठीक है। या फिर ऐसा बोल के उसका प्रमोशन के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब क्या है, उसको पता है कि उसके ऊपर कौन है। जैसे कि तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था ना, उसमें कौन था, एचओडी था, फाइनेंस मैनेजर था, उसके नीचे तुम्हारा अकाउंटेंट एंड तुम्हारा कैशियर था। अभी इस ये जो अकाउंटेंट है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन क्या है, वो क्या हो जाएगा, अकाउंटेंट से, सॉरी, अकाउंटेंट से फाइनेंस मैनेजर बनेगा, फाइनेंस मैनेजर से एचओडी बनेगा, एंड एचओडी से सीएफओ बनेगा। तो उसको पता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना यहाँ पे लिमिटेड है। अगर सीएफओ भी बन जाता है ना वो, तो उसको कितना पगार है, तो उसको इतना पगार है कि ठीक है 2 लाख का पगार है, बट उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसको लगता है कि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना यहाँ पे घिस घिस पिट के अगर मैं सीएफओ भी बन जाता हूँ ना, तो यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन। फिर लो मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब तुमको है ना, मॉनेटरी बेनिफिट मतलब उसको पैसा कम मिलता है, सैलरी कम मिलता है, उसके पर्क्स जो है ना वो कम है, उसको कैब नहीं छोड़ने आता है वो घर पे, या फिर उसके पास बहुत सारी मॉनेटरी बेनिफिट है ना, वो सब मॉनेटरी बेनिफिट कम है, ठीक है। वो ओवर टाइम के लिए रुकता है तो उसको खाना नहीं मिलता है, उसको ओवर टाइम के लिए वो एक्स्ट्रा वाले पैसे नहीं मिलते, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। सेफ्टी फैक्टर मतलब कि अगर वो फैक्ट्री में वगैरह है ना, तो उसको सेफ्टी का कंसर्न है। अगर वो मान लीजिए ऑफिस में है लेकिन लेडीज़ है एंड उसको नाइट में रुकना पड़ता है, तो उसका भी फिर सेफ्टी का फैक्टर आ जाता है। या फिर सेफ्टी की जगह सिक्योरिटी भी तुम बोल सकते हो, किसी को जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि भाई साहब ये कंपनी बंद हो सकती है, या फिर मेरा जॉब है ना, मेरा जॉब परमानेंट नहीं है तो मुझे निकाल दिया जा सकता है, तो सेफ्टी फैक्टर्स वगैरह आ सकते हैं। फिर लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम्स, मतलब तुम्हारा ग्रेचुटी पीएफ ऐसे वाले जो स्कीम्स है ना, वो नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तुमने क्या करनी है, पढ़नी है, एंड इसमें से जो तुमको याद होता है ना वो तुम याद रख लो। इसमें याद रखने के लिए वैसे तो बात ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन भाई आईसीआई है, तुम्हारा नया आईसीआई है, तो ऐसे वाले ही क्वेश्चन बना के डाल देगा तुमको, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे इतना समझो कि क्या, तुम अगर एम्प्लॉय होते, तुम क्यों कंपनी छोड़ के जाते। तुमको जॉब में स्ट्रेस है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो चुका है, तुम्हारा मैनेजर बहुत घटिया है, तुमको ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, तुमको प्रमोशन के ज़्यादा प्रमोशन तुम्हारा क्या है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन के लिए, लेबर वेलफेयर के जो स्कीम्स है ना वो तुम्हारे लिमिटेड है या फिर है ही नहीं है। फिर तुम्हारा सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो सारी चीज़ तुम क्या कर लो, लिख सकते हो। इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। उसके बाद में नीचे वाले 3 पॉइंट पढ़ लो, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर आनंद इज अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस गिवन इन कंपनीज एक्ट and appointed Mr. Bhola as its internal auditor. The external auditor of the Mr. Anand asked internal auditor to provide direct assistance to him regarding evaluating significant accounting estimate, कुछ याद आया, and by the management and assessing the ROMM, कुछ याद आया, नहीं आया। Discuss whether Mr. Anand, statutory auditor, can ask direct assistance from Bhola in view of essay. Will your answer be different if Mr. Anand asks direct assistance from Bhola, internal auditor, with respect to external confirmation request?
एंड इवेल्यूशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो 2 पॉइंट है। एक बात आती है तुम्हारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में, एंड दूसरी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड असेसमेंट असेसिंग ऑफ रोमम। ये 2 कौन से पॉइंट है याद करने की कोशिश करो दोस्त, सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले पॉइंट है। देखो हिंट ऐसे ही देता है तुमको, उसके हिंट नहीं समझे थे लेकिन क्वेश्चन के हिंट तुमको समझने पड़ेंगे। हिंट क्या है तुम्हारा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड सिग्निफिकेंट असेसिंग रोमम। ये कौन सी चीज़ आती है तुम्हारी, वही 3 पत्ती का जो गेम है ना, 3 पत्ती का गेम में तुमने क्या किया था, सबसे पहले रिस्क असेस किया था, फिर तुमने उसके कितने सेट क्या बोलते हैं कितने टेस्ट सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, फिर तुमने क्या किया था, तुमने उसका देखा था उसके पत्ते एस्टिमेट कर रहे थे, तुमने उसके पत्ते एस्टिमेट करके तुमने बोला था कब तक तुमने खेलते जाना है, गोइंग कंसर्न देखा था, उसके बाद में डिस्क्लोजर एफएस में एंड ऑडिट रिपोर्ट के मैटर्स, ठीक है। एंड साथ में क्या था, अकाउंटिंग एस्टिमेट तो हमने बात कर ली है। तो असेसिंग रोमम एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट ये क्या है तुम्हारे सिग्निफिकेंट जजमेंट है। तो तुमको सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट सबसे पहले लिखने होंगे। तुम लिखो डायरेक्ट असिस्टेंस में तुम्हारा क्या चीज़ आता है, एक्सटर्नल ऑडिटर है सोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन, वो तो ठीक है। सिग्निफिकेंट जजमेंट में तुम्हारा क्या आता है, असेसिंग रोमम, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट कब तक खेलेगा, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, एडुकेसी डिस्क्लोजर एंड मैटर्स अफेक्टिंग द रिपोर्ट। ये सब तुमको अभी अच्छे से पता है, इसमें तो कुछ बात करने वाली बात ही नहीं है। अभी यहाँ पे गिवन में चेक क्या करना है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड असेसिंग रोमम, मतलब सिग्निफिकेंट जजमेंट है तो यूज नहीं कर सकता है। कैनॉट टास्क बात खत्म। बात आती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन को लेकर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का तो एग्जांपल ही हमने पढ़ते पढ़ते लिया था कि अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन है ना तो भाई साहब तेरे बहुत सारा जजमेंट आता है वहाँ पे। तुझे क्या करना पड़ता है, तुझे देखना पड़ता है कि किन पार्टीज को तूने कंफर्मेशन भेजना है, क्या इन्फॉर्मेशन आस्क करने, कौन से असर्शंस अफेक्ट हो जाएंगे, कितना तेरे को पॉजिटिव कंफर्मेशन यूज़ करना है कि निगेटिव कंफर्मेशन यूज़ करना है, मैनेजमेंट उसको रोकता है क्या तेरे को, ये सारी चीज़ें साथ में जो रिस्पॉन्स आता है ना उसको इवेल्यूएट भी करना है। ये सारी चीज़ें ना इसमें तेरा जजमेंट सिग्निफिकेंट हो जाता है फिर से। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तू यूज़ नहीं कर सकता है। तो देखते आंसर क्या कहता है, डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर इन केस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो ऐसे का नाम नंबर इसने लिख लिया है। एक्सटर्नल ऑडिटर इज केयरफुल टू लिमिट सच वर्क टू दोज एरियाज वुड बी अप्रोप्रिएट टू बी असाइंड। 505 के हिसाब से एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ओके ये तो बात तो सही है। एंड इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस। इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू असाइन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरनल ऑडिटर। हाउएवर इंटरनल ऑडिटर में असिस्ट असेंबलिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर टू रिजॉल्व द एक्सेप्शंस इन द कंफर्मेशन प्रोसेस। तो सिर्फ असिस्ट कर सकता है लेकिन वो जिम्मेदारी उसको सौंपना ये सही बात नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है दोस्त, बट बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। देख क्या बात होती है, टू एंड एसोसिएट STU एंड एसोसिएट हैव बीन स्टैट ऑडिटर फॉर लिस्टेड कंपनी है, फर्स्ट एंड लास्ट, ऑपरेटिंग द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर पास्ट 3 ईयर्स। CA है द एंगेजमेंट पार्टनर है, ठीक है। तो ऑडिटर का एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिट टीम का जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसने डिजाइन किए हैं सर्टन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑन सम सिलेक्टेड असर्शंस इन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रोमम। ये असेसिंग रोमम वाला सीन नहीं है, असेसिंग रोमम का केस नहीं है। असेस किया हुआ है तुमने रोमम, तुमने असेस किया है एंड उसके रिस्पॉन्स में तुमने क्या किए है, सम सिलेक्टेड असर्शन के ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसेस तुमने क्या किए है, डिजाइन किए है, ठीक है। तुमने रोमम असेस किया है, उसके बेसिस पे तुमने क्या किया है, सम सिलेक्टेड असर्शंस के ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसेस तुमने डिजाइन किए है। किसने, एंगेजमेंट पार्टनर ने। फॉर द ईयर अंडर ऑडिट दिस पर्टिकुलर असर्शंस वर नॉट एग्जामिन्ड बाय हिम इन प्रीवियस ईयर ड्यू टू मटेरियलिटी और रिस्क कंसिडरेशंस। अभी ये चीज़ें उसने लास्ट टाइम नहीं की थी। ये जो ऑडिट के प्रोसेस है, ये जो असर्शंस है उसने लास्ट ईयर में ऑडिट नहीं किए थे, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है ना लीड्स इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एंड रिपोर्ट टू द कंपनीज ऑडिट कमिटी, ठीक है। एक्स जो है ना इंटरनल ऑडिटर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सीनियर मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम डिसाइडेड टू एंगेज मिस्टर एक्स फॉर द प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस इन परफॉर्मिंग द अबव सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो देखो वो प्रोसीजर्स है ना, वो लास्ट ईयर में तुमने वो असर्शंस को एड्रेस नहीं किया था, तो तुमने करंट ईयर में रोमम असेस किया, उसके हिसाब से तुमने वो असर्शंस एड्रेस करने के लिए कुछ प्रोसेस को डिज़ाइन किया है। अभी ये जो तुमने किया है ना वो क्या करता है, वो तुम्हारा सीनियर मेंबर है ना, वो इंटरनल ऑडिटर को देना चाहता है। तो क्या दे सकता है, क्या वो तुमको बताना है।
comment with respect to relevant essay. Also indicate activities to be performed by statutory auditor prior to using internal auditor for providing direct assistance. प्रायर टू यूजिंग मतलब पहले क्या होता है, देख भाई इसी वजह से मैंने तुमको बोला था कि पहले जो होता है ना वो सबसे आखिरी में लिखा है, पहले जो होता है ना वो सबसे आखिरी में लिखा है। देख प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर, तो क्या होता है तुम्हारा क्या होता है, तुम रिटर्न एग्रीमेंट ऑब्टेन करते हो किससे, एंटिटी से एंड इंटरनल ऑडिटर से। तो प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर तुम क्या करते हो, रिटर्न एग्रीमेंट ऑब्टेन करते हो। ये तुमको लिखना पड़ेगा। देख ऐसे ही चुन चुन के तुमको वर्ड्स समझने पड़ेंगे एंड उसके ऊपर तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। एंड ये जो है ना देखिए एमटीपी में 24 का क्वेश्चन है, तो भाई साहब एकदम कड़क में तुम्हारा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देख तुझे प्रायर वाला जो सीन है ना वो तो तुझे समझ में आ जाएगा, प्रायर वाला सीन है ना ये तो तुमको समझ में आ जाएगा। तुझे रिटर्न एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी से कि वो तुम्हारे और उसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि हम दोनों का टाका भिड़ा है, अभी तो बीच में नहीं आएगा। एंड जिसके साथ टाका भिड़ा है ना उसको बोलना है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा ना वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा। एंड ऑब्जेक्टिविटी के बारे में तेरे को अगर कोई धमकी देता है तो मुझे आके बताएगा, वो तो बात ठीक है। ये जो आंसर है ना ये मे 24 एमटी का क्वेश्चन है, एमटीपी का क्वेश्चन है, तो इसको सजेस्टेड के साथ में एज इट इज मैच करने के लिए मत जाओ। समझो सिर्फ तुम समझने की कोशिश करो ये कि भाई साहब यहाँ पे काम यूज करना है कि नहीं करना है, ये चीज को समझो। बीच का जो है ना चीज वो सारा तुम लिख लोगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना तुम, बाद में नाम नंबर लिख लेना ऐसे का। एग्जाम्पल्स ऑफ ठीक है, स्टेट दैट डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ वर्क that may be assigned to the internal auditor. External auditor is careful to limit such work to those areas that would be appropriate to the assigned. तो केयरफुल होना है उसने। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, जिसमें तुम्हारा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अनअनाउंस्ड ऑडिट प्रोसीजर्स एज एड्रेस इन ऐसे 240। अभी यहाँ पे क्यों आया है भाई साहब, इसका दिमाग में मत ले लो कि यहाँ पे 240 कहाँ से आया, फ्रॉड के बारे में क्यों बात हो रही है, छोड़ देना भाई साहब, छोड़ दे। क्योंकि है भाई साहब रिलेवेंट है, मैं मानता हूँ रिलेवेंट है, लेकिन लॉजिक में ढूंढने जाएगा ना तो गड़बड़ है। जैसे कि रिलेवेंट क्यों है, तेरे को समझेगा कि लास्ट ईयर में तूने इसके ऊपर प्रोसेस नहीं लगाए थे, तो वो जो असर्शंस है ना उसको तूने टेस्ट नहीं किया है। अब तू उसको टेस्ट करना चाहता है, मतलब तू डिटेक्ट करना चाहता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। तो तुमने क्या किया है, तुमने मटेरियलिटी एंड रिस्क की वजह से पहले नहीं किया था, अब तुमने वो चेक किया है। मतलब वहाँ पे तुझे क्या करना है, वहाँ पे तुझे एकदम से आके ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने हैं एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि उनको लास्ट ईयर में पता है कि इसने ऑडिटर ने क्या 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 काम किया था। अब जब तुम जाओगे ना तब तुम्हारा काम एकदम अलग से होगा, तो यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए वो वगैरह हो सकता है। तो लिंक लगाने जाओ तो ऐसे आ सकता है, लेकिन अगर ये सीधा एग्जाम में उठ के आएगा तो तुम थोड़ी लिख पाओगे, तुम थोड़ी एकदम मैच टू मैच लिख पाओगे, तो इतना ज़रूरत नहीं है तुमको देखने के लिए, ठीक है। In the above case, engagement partner has designed certain substantive procedures on some selected assertions in response to the assessor memo in the year under audit. Some assertions were not tested by him in previous year. तो कुछ assertion उसने टेस्ट नहीं किए थे, इसकी वजह से वो करंट ईयर में टेस्ट कर रहा है। It is being done now फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो मैंने बोला था ना एकदम वो क्या करेगा, जाएगा एंड ऑडिट टेस्ट परफॉर्म करेगा, ताकि जो पहले किया था ना उसके हिसाब से ही उनको समझ में नहीं आएगा। अकाउंट टीम जो है ना उसको समझेगा नहीं कि भाई साहब हम ऐसा भी प्रोसेस परफॉर्म करने वाले। तो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑडिट प्रोसीजर्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसने क्या किया है, ये सारा चीज़ किया है। As individuals within the company who are familiar with audit process normally performed on the engagement may be more able to conceal fraudulent financial reporting। तो वो क्या कर सकते हो, फ्रॉड करने के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें छुपा सकते हैं। therefore in such matters using internal auditor to provide direct assistance could prove to be counterproductive and defeat the very purpose of designing such substantive procedures। तो जिस चीज़ के लिए तुमने डिज़ाइन किया था ना उसका कुछ मतलब ही नहीं बनेगा अगर तुम वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर को यूज़ करते हो। तो हेंस डिसीजन ऑफ सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर टू यूज़ मिस्टर एक्स जो है ना वो नॉट इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 610 एंड वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अब देखना दोस्त, इसको एक बार पढ़ना, तुम्हारी लैंग्वेज में उधर लिख कर आना, ठीक है। ये यहाँ पे तुम ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि तुमको 5 आउट ऑफ 5 आ जाएंगे, 1-2 जितने भी आते हैं ना उसमें तुम क्या कर लो, खुशी मना लो, ठीक है। क्योंकि ये एक क्वेश्चन आया है ऐसा का ऐसा भी अगर आता है ना तो तुम ऐसा का ऐसा आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो समझो, सोचो, समझो एंड आगे बढ़ो।
फिर बात आती है कि प्रायर टू यूजिंग क्या होता है तुम्हारा रिटर्न एग्रीमेंट ऑब्टेन होता है, जहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी से तुम क्या बोलते हो कि हमारे बीच में हमारा टाका भिड़ा है तो हमारे बीच में आओ मत। एंड जिसके साथ टाका भिड़ा है ना इंटरनल ऑडिटर, उसके साथ में तुम क्या बोलते हैं कि हमारे बीच में जो होगा वो हमारा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को बता मत। एंड साथ में ऑब्जेक्टिविटी। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब आते हैं रिवीजन के ऊपर। अब करेंगे पूरा रिवीजन, पूरा मतलब एकदम एकदम इंटरनल ऑडिट का चैप्टर जहाँ से शुरू हुआ था एंड ऐसे 610 जहाँ पे खत्म हुआ था ना, सब कुछ चेंज करेंगे एंड तुम्हारा ये सब कुछ एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो चल इंटरनल ऑडिट करते हैं शुरू। ठीक है, रिवीजन। रिवीजन में तूने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है ना वहाँ पे ही तूने ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना उसको रीड कर, दिमाग में बैकग्राउंड में रहने देते रहो एंड आगे बढ़। ठीक है, बात आती है अभी तेरा इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट में फ़र्क क्या है। तो तुम्हारा जो है ना दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, दोनों ऑडिटर जो है ना इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बट इंटरनल ऑडिटर है ना वो अंदर का भी बंदा हो सकता है, बट एक्सटर्नल ऑडिटर है ना वो हमेशा बाहर का ही बंदा रहेगा। इंटरनल ऑडिटर है ना एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर एम्प्लॉय नहीं रहेगा। सबसे मेन फोकस आता है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा। हालांकि इंटरनल ऑडिट का फोकस कहाँ पे रहता है तुम्हारा, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल तो ऑलमोस्ट तुम जो जो बिजनेस करते हो ना वो सारी चीज़ें तुम्हारे इंटरनल ऑडिट में होती है। फिर तुमको अपॉइंट कौन करता है एज ए इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड, टीसीडब्ल्यूजी वाले लोग करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर को उनके भी ऊपर के लोग मतलब मेंबर अपॉइंट करते हैं। तो ये सिंपल सी बात आती है, यहाँ पे देख लिया मोटा मोटे लेवल पे। देख एफ के बारे में होता है, ऑपरेशनल कंट्रोल के बारे में होता है, तुमको पता है रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल के बारे में होता है। इसको मेंबर अपॉइंट करते हैं, इसको ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड अपॉइंट करता है। इसका रिपोर्ट जो है ना वो स्टेक होल्डर के पास जाता है, इसका रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट के पास जाता है एंड स्टार्ट ऑडिटर भी उसको रेफर कर सकता है। तो अभी तो तुमको पता है, सब कुछ तुमने देख लिया। ओपिनियन तुम प्रोवाइड करते हो एक्सटर्नल ऑडिट के केस में। इंटरनल ऑडिट के केस में तुम क्या करते हो, इंटरनल कंट्रोल का वीकनेस, इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में तुम रिपोर्ट में बताते हो। ये जो है ना ये दोनों ऑडिटर इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर जो है ना वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वो एक्सटर्नल वाला होता है, इसकी वजह से तो एक्सटर्नल है वो। एंड वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। हालांकि इंटरनल ऑडिटर है ना वो एक्सटर्नल भी हो सकता है एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी हो सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो बंदा है ना ये एम्प्लॉय हो सकता है। उसके बाद में इंटरनल ऑडिट क्या है, तुम्हारा इंडिपेंडेंट एश्योरेंस है ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड गवर्नेंस। वही तीन चीज़ें आती है हर बार। ठीक है, ये एश्योरेंस के साथ में एडवाइजरी भी देता है, कंसल्टिंग भी देता है। ये नॉट कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड साथ में क्या करेगा, ऑपरेशनल एक्टिविटी, इंटरनल कंट्रोल एंड लॉज एंड रेगुलेशन भी चेक करेगा। तो हमने बात करी तुम्हारे पास तीन है, एक तो इंटरनल कंट्रोल है, रिस्क मैनेजमेंट है एंड गवर्नेंस है। इंटरनल कंट्रोल में ही तुम क्या करते हो, कंप्लाइंस देखते हो लॉज एंड रेगुलेशन का, ऑपरेशनल फाइनेंशियल चीज देखते हो, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी रिव्यू करते हो। ये पॉइंट कहाँ से आए थे, ये पॉइंट आए थे तुम्हारे 610 में जो था ना। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या था, वही गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल में क्या है तुम्हारे पास, इंटरनल कंट्रोल चेक करना, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को रिव्यू करना एंड कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। यही सारी चीजें थी जो तुमने ऊपर देखा। साथ में रिस्क मैनेजमेंट में तुम क्या करते हो, आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूट करते हो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू द रिस्क एंड फ्रॉड डिटेक्शन में भी तुम क्या होते हो, यहाँ पे हेल्प करते हो। गवर्नेंस में तुम क्या करते हो, इथिक्स, वैल्यूज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ये वाली बात आती है। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेबिलिटी। तो कंपनीज का सेक्शन कौन सा है तुम्हारा, 138 सेक्शन है, जहाँ पे बोलता है कि अपॉइंट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर को। किसको, तो हमने बात करी, एक है तुम्हारा पब्लिक कंपनी, एक है तुम्हारा प्राइवेट कंपनी। तो एप्लीकेबल किसको होगा, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एप्लीकेबल किसको होगा, एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकती है, तो लिस्टेड है तो उसको तो सारे दुख सहने होंगे, उसको तो सब कुछ एप्लीकेबल हो जाता है। अनलिस्टेड है ना तो भाई साहब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा टॉप डिपॉजिट। एंड प्राइवेट है ना तो उसको टॉप डिपॉजिट में से सिर्फ उसको टीओ देखना पड़ेगा। तो टॉप डिपॉजिट क्या है, टीओपीडी, टीओपीडी टॉप डिपॉजिट। टी से क्या आता है तुम्हारा, टी से आता है टर्नओवर, टी से आता है टर्नओवर, ओ से क्या आता है आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स, पी से क्या आता है तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल एंड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट से क्या आता है तुम्हारा
डी से आता है डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा टर्नओवर, लोन बोरोइंग, पेड अप शेयर कैपिटल एंड डिपॉजिट। टर्नओवर, लोन बोरोइंग्स, पेड अप शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग्स, ये जो लिमिट है ना ये कहाँ से 200 से शुरू होता है, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है। 200 से शुरू होता है, डिवाइड बाय 2 100, डिवाइड बाय 2 50, डिवाइड बाय 2 25, ठीक है। ऐसे तुमने करना है। एंड यहाँ पे तुमने बात ध्यान में क्या रखनी है, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स है ना, तो यहाँ पे हमने बात करी थी, इसको तुमने एक्सीडिंग देखना है, नॉट मोर देन इक्वल टू। यहाँ पे तुमको एक्सीडिंग देखना है, क्यों, उसके बारे में भी हमने बात करी, क्योंकि 100 करोड़ है ना, तो 1 रुपए के लिए तो लिमिट को एप्लीकेबल कर देगा क्या, नहीं ना। तो 1 रुपए के लिए तेरा लिमिट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से तुमने क्या किया, उन्होंने क्या किया है, 100 करोड़ से एक्सीड वाला देखो। 100 करोड़ अगर होता है ना तो इंटरनल ऑडिट का एप्लीकेबल नहीं है। 100 करोड़ से ऊपर 1 रुपये भी जाता है ना तो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 50, 50 डिवाइड बाई 2 25, ठीक है। फिर से बात आती है कि ये सारे लिमिट कब देखने हैं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखने हैं। तो सारे लिमिट जो है ना लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखने हैं। यहाँ पे हमने बात करी थी लोन बोरोइंग्स है ना एंड डिपॉजिट है ना, ये आउटस्टैंडिंग होते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग देखने पड़ते हैं। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, तो यहाँ पे हमने देखा था कि 31 मार्च को ये क्या करेंगे, 30 तारीख को ये क्या करेंगे, 10 करोड़ रिपे करेंगे, एंड अगले 1 तारीख को 1 अप्रैल को क्या करेंगे, 10 करोड़ फिर से लेंगे। तो ऐसा गफला कर सकते हैं ना ये, तो इसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने बोला लोन बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट है ना, जहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने बोला एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एट एनी टाइम मतलब कभी भी ना, 1 रुपए से भी इसका लिमिट, 1 दिन के लिए भी इसका लिमिट जो है ना ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर 1 दिन भी लिमिट क्रॉस हो जाता है ना, कौन सा, लोन बोरोइंग्स का एंड डिपॉजिट का, तो भी इंटरनल ऑडिट जो है ना वो एप्लीकेबल हो जाएगा। कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, जब ये लिमिट सेटिस्फाई होता है ना उसके अगले 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, एक बार यहाँ से रीड करो। प्राइवेट कंपनी के लिए ऊपर के 2 ही पॉइंट आते हैं, टर्नओवर एंड तुम्हारा लोन एंड बोरोइंग्स। यहाँ पे डिपॉजिट एंड पेड अप शेयर कैपिटल नहीं आता है, ठीक है। कौन अपॉइंट हो सकता है, सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, या फिर अदर प्रोफेशनल बॉडी, जो डिसाइड कौन करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। एम्प्लॉय हो भी सकता है, एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है। एंड इसको एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, सिर्फ असिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसको एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोलो। इसके बारे में भी हमने बात करी है। एंड अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए तभी वो काम करेगा, नहीं तो अथॉरिटी के बिना तुम क्या करोगे, तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। फिर उसके बारे में हमने बोला था, रीड कर ले कि सिया 210 के हिसाब से उसको क्या करना पड़ता है, कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेगा तू, जब ऑडिटर है ना, तो एज अ ऑडिटर तो क्या करेगा, तो प्लान करेगा, तो परफॉर्म करेगा, तो एविडेंस ऑब्टेन करेगा, तो उसके बाद में रिपोर्ट करेगा। तो इसको ही तुमने सिस्टमेटिक वे से समझना है। सबसे पहले प्लान करेगा, ठीक है, तो डिफाइन करना ओवरऑल प्लान क्या है, तुम्हारा स्कोप क्या है, तो किस मेथड से ऑडिट करने वाला है, एंड किस किस टाइम पे क्वार्टरली वगैरह करने वाला है, उसको देख ले। फिर तुझे क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना है ना, तो परफॉर्म करते समय तूने क्या करना है, तू तो हेड है ना, तो हेड है तू, तो क्या करेगा, मॉनिटर वगैरह करेगा, ठीक है। ओवरसी एंड मॉनिटर वेरियस ऑडिट असाइनमेंट, प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन देखेगा, रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स एंड सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें देखेगा। साथ में तुझे क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि तेरे टीम में जो है ना वो बंदे कैसे, एक्सपर्ट है क्या, वो सारी चीजें है क्या। तो प्लान, एक्वायर, एंगेज एंड रिव्यू परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ की बात हमने करी थी, वो सारी चीज़ आती है। फिर अगर नहीं है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, मैनेज एक्सटर्नल एक्सपर्ट वगैरह, तो उसको मैनेज करेगा। एंड कम्युनिकेट एंड एंगेज विथ ऑल स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग प्रोसेस एंड अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी जो है ना, डेवलप एंड मेंटेन क्वालिटी इवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो भाई साहब यहाँ पे ना तूने सिर्फ क्या करना है, रीड करना है, समझना है, एंड समझ के तूने आगे बढ़ना है। यहाँ पे तुझे ऐसा चीज़ें पॉइंट सारे रटने की जरूरत नहीं है। क्या करेगा, ओवरऑल प्लान करेगा, मॉनिटर करेगा वेरियस ऑडिट असाइनमेंट, ट्रेन एंड डेवलपमेंट करेगा तुम्हारा प्रोफेशनल स्टाफ वगैरह। अगर नहीं है तुम्हारा एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट मैनेज करेगा, क्वालिटी तू ध्यान में रखेगा हमेशा के लिए, एंड कम्युनिकेट करेगा एंड एंगेज विद द ऑल की स्टेक होल्डर। तो ये सिंपल सी बात आती है जिसको रीड करना था तुमको। ये आता है तुम्हारा फिर से इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है भाई साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो हमने देखा था इसको, हमने क्या देखा था, हमने देखा था सबसे पहले जो तुम्हारा काम है ना, क्या काम है तुम्हारा, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड गवर्नेंस का काम है। ये 3 काम के रिलेटेड तुम्हारा जो जिम्मेदारी है ना उसको देखो, एंड उसके बाद में इंडिपेंडेंट हो गया तुम, ये तुमको चेक करना है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल देखो, टू सर्टन एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड तुम क्या देखोगे कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना वो एडुकेट है कि नहीं है, वो तुमको देखना पड़ेगा। गवर्नेंस के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नेंस मतलब क्या,
तुम मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हो एंड उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती है वो सारी चीज़ें तुम क्या करते हो, तुम भी देखते हो। तो वैसे ही वहाँ से पॉइंट को तुम रिलेट करो कि टू एसोसिएट क्लोजली विद द मैनेजमेंट एंड तुमने बिजनेस के हर चीज़ के बारे में अप टू डेट रहना है। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट करना है तुमको, तो कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। ऑब्जर्व कर लो फैक्ट एंड सिचुएशन एंड उसके बाद में फाइंडिंग्स को तुम रिपोर्ट कर लेना। फिर इंडिपेंडेंट के बारे में हमने बात करी। सबसे पहले तो एट ऑल टाइम तुमने इंडिपेंडेंस को तुमने क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। उसके बाद में डे टू डे ऑपरेशन में तुमने इन्वॉल्व नहीं होना है, मतलब एग्जीक्यूटिव फंक्शन में नहीं जाना है। एंड अकाउंटिंग स्टाफ है ना, अकाउंटिंग स्टाफ से तुमने तो दूर ही रहना है। अकाउंटिंग स्टाफ से तुम्हारा कुछ रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट है, फिर गवर्नेंस का है, फिर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट का है। तो असर्टन एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडुकेट है कि नहीं उसको असर्टन कर लेना। उसके साथ में हमने एक पॉइंट और देखा था, ये जो एसेट होते ना उसका मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, इसके लिए तुम्हारे पास सेफगार्ड जो है ना वो सेफगार्ड है कि नहीं है वो तुमको देखना पड़ेगा, टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। उसके बाद में हमने बात करी गवर्नेंस की। गवर्नेंस में क्या है, तुम्हारा मैनेजमेंट के साथ में तुम क्लोजली एसोसिएट हो जाओ एंड कीप नॉलेज अप टू डेट बाय बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट ऑकरेंस एंड इवेंट्स अफेक्टिंग द बिजनेस। क्या एग्जांपल था हमारा, कुछ तो लॉज एंड रेगुलेशन है, नए लॉ रेगुलेशन आते हैं। हमारा जो रेस्टोरेंट का बिजनेस था तो कुछ तो फूड के रिलेटेड एक्ट वगैरह आता है, कुछ रेगुलेशन आता है ना, तो तुम्हारा अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, तो तुमको ऑब्जर्व करना है फैक्ट एंड सिचुएशन को एंड ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटीज। उसको क्या करो, अथॉरिटी के नोटिस में लाओ। फिर ऊपर के 2 पॉइंट है ना यहाँ पे रिलेट कर लो, क्या क्रिटिकली अप्रेज करो मैनेजमेंट की पॉलिसीज एंड ड्रॉ अटेंशन टू एनी डिफिशियंसीज, ठीक है। ये सिंपल से पॉइंट थे। तो यहाँ पे तुम्हारे मेन चीज़ क्या फोकस करनी है, इंटरनल कंट्रोल, तो एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद में गवर्नेंस, तो एसोसिएट क्लोजली विद मैनेजमेंट एंड तुमने क्या करने हैं, अप टू डेट रहना है। तुम्हारा बिजनेस का नॉलेज जो है ना उसको अप टू डेट रखना है। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या देखा था, ऑब्जर्व फैक्ट एंड सिचुएशन एंड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज, ठीक है। उसके बाद में हम तुमने क्या करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। एट ऑल टाइम मस्ट एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे, एक तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना, मतलब डे टू डे ऑपरेशन है ना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, नॉट टू इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एंड दूसरी चीज, टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ से तुम्हारा कुछ रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, तो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग में चीजें कौन डिसाइड करेगा, ऑडिट कमेटी और द बोर्ड, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद मैनेजमेंट एंड सिया फॉर्मुलेट करेगा ऑडिट ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पेरियोडिसिटी एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट प्लान की बात हो रही थी, प्लान तो कैसे कौन बनाएगा, इंटरनल ऑडिटर, लेकिन इन कंसल्टेशन विद कौन, TCWG, जिसमें ऑडिट कमेटी भी आता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या इंश्योर करोगे, एफिशिएंट एंड टाइमली एग्जीक्यूशन को तुम इंश्योर करोगे। उसके साथ में तुमको क्या देखना है, ये डेवलप करना है प्लान को। अभी प्लान को डेवलप करने के लिए हमने फिर से कुछ देखा था। तुम जैसे ही कंपनी के पास जाते हो और बोलते हो कि मैं तुम्हारा इंटरनल ऑडिटर बनता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे कुछ जगह पे रिस्क होगा, वो रिस्क को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ एंड वो रिस्क के बेसिस पे मैं तुमको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं अपना पोटेंशियल वैल्यू तुमको देता हूँ। तो भाई साहब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो जाके देखा भी रिस्क कहाँ पे है, लेवल ऑफ इनहरेंट रिस्क इन बिजनेस प्रोसेस, तो बिजनेस प्रोसेस में रिस्क कहाँ पे हो तुझे देखना पड़ेगा। एंड साथ में कितना रिस्क वो एंटिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क सह सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क एपेटाइट। वो कितना रिस्क वो पेट में पचा सकता है ना, रिस्क एपेटाइट। वो एपेटाइट देख तो ऑर्गेनाइजेशन का, ये 2 चीजें जब तू देखता है ना, उसके बाद में तो क्या करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सोचेगा। सॉल्यूशन प्रोवाइड मतलब क्या, तू कितना वैल्यू ऐड कर सकता है, तू कितना पोटेंशियल वैल्यू उसको दे सकता है, ठीक है। कैसे देगा, तो अपने एफर्ट्स लगाएगा। तो एफर्ट्स कहाँ पे लगाते हैं, कितने लगाते हैं, वो देखना पड़ेगा, एफर्ट्स कितने रिक्वायर है तेरे को। एंड कवरेज क्या करेगा, कहाँ कहाँ पे तुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कवरेज क्या आता है तेरा, वो तुझे देखना पड़ेगा। तो प्लान करते समय तो क्या देखेगा, लेवल ऑफ रिस्क इनहरेंट क्या है इस बिजनेस प्रोसेस में, रिस्क कितना ऑर्गेनाइजेशन सह सकता है, पेट में पचा सकता है। उसके बाद में पोटेंशियल वैल्यू इंटरनल ऑडिटर कितना दे सकता है, कैसे देगा, एफर्ट्स लगाएगा, एफर्ट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं इन कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस। एंड कवरेज क्या होता है, ऑफ ऑल ऑडिटेबल एरियाज विद इन डिफाइंड टाइम रेंज। ये सिंपल से बात हमने करी थी प्लान के बारे में। उसके बाद में हम कर रहे थे, हमने किया था स्कोप में क्या किया है हमने, स्कोप में बोला हमने रिस्क, इंटरनल कंट्रोल एंड गवर्नेंस, ये तो स्कोप में आता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट तुमको लिखने पड़ेंगे। क्या, ICAI ऑर्गेनाइजेशन, ICAI ORG। तो ICAI ORG के पॉइंट क्या है देखो,
आई से तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल, सी से तुम्हारा कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशन का, ए से तुम्हारा एसेट का सेफगार्डिंग, आई से तुम्हारा इन्फॉर्मेशन रिलायबल एंड रिलेवेंट होना चाहिए, ओ से तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, आर से रिसोर्सेस एंड जी से तुम्हारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले आई से क्या है तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के बारे में जो भी तुमको ख्याल आता है ना मन में, वो सब लिख दो। डिम ऑफ आईसी लिख दो, इफेक्टिवनेस लिख दो। उसके बाद में याद रखो सिर्फ लिमिटेशन कुछ कुछ लिखना है। लिमिटेशन क्या आ सकते हैं तुम्हारे, कोल्यूजन हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, अब्यूज बाय प्रोसेस ओनर हो सकता है, या फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद में कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कंप्लायंस विद प्लान पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। प्लान पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के साथ में देखना पड़ेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है वो कंप्लाई करता है पॉलिसी प्लान को, प्रोसीजर को। एंड जो प्लान पॉलिसी प्रोसीजर्स है ना, उसको पीरियोडिकली जाके तुम चेक कर लो कि अच्छे से बने क्या इसमें अप टू डेट अपडेटेड है क्या, इसको अपडेट करने की जरूरत है क्या। एंड साथ में कंप्लायंस का जो है ना उसका सिस्टम भी तुमको चेक करना पड़ेगा। उसके साथ में एक और पॉइंट था कुछ, तो एसेट सेफगार्डिंग की बात आती है। तो जब एसेट सेफगार्डिंग की बात आती है ना, सबसे पहले देखो कि सारे एसेट जो है ना उसको रिकॉर्ड किए क्या प्रॉपरली। उसके बाद में हमने क्या देखा था, सेफगार्डिंग वगैरह देखा था, जिसमें हमको क्या देखना है, उसको हमको क्या देखना था, सिक्योरिटी है क्या, सीसीटीवी कैमरा है क्या, सारे सेफगार्ड्स है क्या, इंश्योरेंस है क्या, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन एक्चुअल में पॉइंट क्या थे, एक्चुअल में क्या पॉइंट था, ठीक है एग्जिस्टेंस, हाँ सॉरी एग्जिस्टेंस देखना था, ऑल एसेट रिकॉर्डेड, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देखना था। फिर सेफगार्डिंग में हम सारी चीज़ें देखी थी, सीसीटीवी एंड तुम्हारा इंश्योरेंस वगैरह वो सारी चीज़ें, एंड साथ में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, फिजिकल एंड सिस्टम कंट्रोल। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी थी। उसके बाद में क्या है तुम्हारा, उसके बाद में है तुम्हारा आईसी इन्फॉर्मेशन रिलायबल एंड रिलेवेंट होना चाहिए। तो ये कौन सा इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन का इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा था ये जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा रिलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए। इसका इन्फॉर्मेशन का कुछ तो सिस्टम रहेगा, वो सिस्टम को तो चेक करना है कि रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी है क्या उसमें। ये सिस्टम अगर ऑटोमेटेड है ना, तो उसके ऊपर के कंट्रोल भी तुझे चेक करने पड़ेंगे। उसके ऊपर के कंट्रोल तो तू चेक करेगा, लेकिन उसके साथ में तुझे देखना पड़ेगा इसके जो रिपोर्ट आते हैं ना, वो यूजफुल है क्या, वो कॉस्ट इफेक्टिव है क्या। एंड रिपोर्ट में एक्सेप्शन रिपोर्ट भी तुझे देखने होते हैं, ये बात हमने करी थी। उसके बाद में ORG का ओ छोड़ दो एक मिनट के लिए, आर का रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन छोड़ दो, एंड जी से तुम्हारे क्या थे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो थे, वो क्रिप्स क्लियर होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। अब इसको पढ़ लो तुम यहाँ से। इंटरनल कंट्रोल में तुमने क्या बात करी, डिजाइन एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस की। उसके बाद में लिमिटेशन में तुमने देख लिया कॉस्ट बेनिफिट, ह्यूमन एरर कोल्यूजन, अब्यूज बाय प्रोसेस ओनर। फिर हमने कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग में देखा, एग्जिस्टेंस देखना है तुमने, ऑल एसेट रिकॉर्डिंग हुआ है क्या, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेफ गार्डिंग देखना है तुमने, बाकी सारी चीजें फालतू की है। ठीक है, कंप्लायंस विद प्लान पॉलिसी एंड प्रोसेस, यहाँ पे तुमने क्या देखना है, डिपार्टमेंट कंप्लाई करता है क्या प्लान पॉलिसी लॉज एंड रेगुलेशन को, पीरियोडिक रिव्यू करना है पॉलिसी का, क्योंकि अपडेशन हुए हो सकते हैं, चेंजेस हुए हो सकते हैं। उसके बाद में इफेक्टिवनेस चेक करो कंप्लायंस सिस्टम का, एंड आइडेंटिफाई वीकनेस करो एंड सजेस्ट करेक्टिव एक्शन। उसके बाद में तुम्हारा एक देखो, ये क्या है तुम्हारा, आई से इंटरनल कंट्रोल, ए से एसेट था, सी से कंप्लायंस था, एंड आई से फिर से इंफॉर्मेशन था। तो ICAI, ठीक है ICAI, ठीक है, तो ICAI, ठीक है ICAI। फिर उसके बाद में तुम्हारा ORG बचता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन में क्या देखा था हमने, सबसे पहले ये जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिकॉर्ड है ना, वो एक्यूरेट है क्या, रिलायबल है क्या। फिर ये जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा है ना, इसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम चेक कर लो। इसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर ऑटोमेटेड है ना, तो उसके ऊपर कंट्रोल भी चेक कर लो। फिर रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स के बारे में हमने बोला था, यूजफुल है क्या, कॉस्ट इफेक्टिव है क्या, एंड रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन। उसके बाद में तुम्हारा आता है ORG। तो ओ को छोड़ो एक मिनट, आर को छोड़ो, जी में आ जाओ। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएट करो इफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड, अचीवेबल एंड एक्सप्रेस इन क्वांटिफाइबल टर्म्स। फिर वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी टू अलाउ इंप्रूवमेंट, वो सारी फालतू की बातें आती है। फिर आ जाओ तुम्हारा ओ में। ओ में तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तुमने क्या देखना है, टॉप पे बोर्ड है, CFO है, CEO है, CTO है। CFO के अंदर कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मैनेजर है, उसके अंडर अकाउंटेंट है, उसके अंडर कैशियर है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ये सारा चीज़ है। उसके बाद में तुमने क्या देखा था, और ठीक है इतनी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, उसको हमने याद कैसे किया था, ये जो है ना ये बॉसेस से बनता है। इसके ऊपर किसी के ऊपर किसी का बॉस है, तो ये जो है ना ये मैड बॉस होते हैं, ये सारे बॉस है जो ना मैड होते हैं। तो मैड बॉस में हमने क्या देखा था, सबसे पहले
मैनेजरियल कंट्रोल जो है ना उसको रिव्यू करना है तुमने। मैनेजर कंट्रोल है ना मतलब क्या, मैनेजरियल एक्टिविटी जो है ना उसको ग्रुप किया है ताकि एक ही बंदा क्या करे, उसको अच्छे से कंट्रोल करे। इसके बारे में अब तुमको पता है। फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे क्या था, ऐसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैसे देखना है तुमने, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या तुमने देखना है। फिर डी, डी से क्या था, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते हो ना वहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उसको स्पेसिफाई करना है। जैसे हमने बात करी थी, यहाँ पे सीएफओ है, यहाँ पे सीटीओ है, तो जहाँ पे प्राइमरी जिम्मेदारी अगर सीटीओ नहीं है ना, गाँव गया है, तो सीएफओ की प्राइमरी जिम्मेदारी जो है ना उसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि फाइनेंस के बारे में है। एंड जब तक सीटीओ नहीं है ना तब तक उसकी जिम्मेदारी टेक्निकल की है। तो ज़्यादा इसमें सिर्फ पॉइंट क्या है, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते ना, कैन नॉट बी अवॉइडेड, तब प्राइमरी तुम्हारा जो है ना स्पेसिफाई होना चाहिए। फिर दूसरा डी छोड़ दो, बॉस में आ जाओ। बॉस में आ जाओ, बॉस में क्या है तुम्हारा, बैलेंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तराजू लेना है, बैलेंस देखना है तुमको। बैलेंस किस में, ए में, बी को देखना है ए में। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में हमने बात करी है कि अगर सीएफओ है ना तो उसका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको अथॉरिटी उसको उतना ही देना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फिर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप के लिए क्या पॉइंट था तुम्हारा, ओवरलैप के लिए था पॉइंट वो किसके बारे में था वो, हेड क्वार्टर में जो बंदा बैठा है एंड तुम्हारा दूसरा किधर बैठा था, ऑपरेशन पे, हाँ हेड क्वार्टर में एंड ऑपरेटिंग यूनिट पे, हेड क्वार्टर में एंड ऑपरेटिंग यूनिट पे ना, ऑपरेटिंग यूनिट पे जो बंदा बैठा है ना उसका जो जिम्मेदारी है ना उसको ओवरलैप नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो होना चाहिए। एंड जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना उसको क्या करो, सिंपल रख दो, सिंपल इकोनॉमिकल रख दो तुम, उसमें डोमिनेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा मैड बॉस है, वो इतना मैड बॉस है कि यहाँ पे डी की जगह, एक डी की जगह डबल डी है, एंड बॉस में डबल एस की जगह ट्रिपल एस है। ठीक है, तो दूसरा जो डी था ना वहाँ पे हमने क्या बात करी थी, डेवलपमेंट की। किसका डेवलपमेंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट। एंड जो तुम्हारा एक्स्ट्रा वाला एस है ना वहाँ पे हमने बात करी स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिट ऑफ कमांड। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिट ऑफ कमांड के बारे में बात करी थी। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब क्या कि एक बंदे के अंदर कितने लोग हैं, एंड यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या, एक बंदा कितने लोगों को रिपोर्ट करता है, एक बंदे ने एक ही बंदे को रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर बात आती है, ये बात को अभी पॉइंट को एक बार क्या करो, रीड मारो। ठीक है, सबसे पहले एम, एम से क्या था, मैनेजरियल कंट्रोल। तो मैनेजरियल कंट्रोल में तुमने क्या देखना है, रिव्यू द मैनर इन विच एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज आर ग्रुप्ड इन द मैनेजरियल कंट्रोल। फिर ए से क्या था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर के हिसाब से। डी से क्या था तुम्हारा, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते हो, प्राइमरी शुड बी स्पेसिफाइड। फिर बॉस, बी से क्या था तुम्हारा, बैलेंस, बैलेंस किसके बीच में होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए ये बात हुई थी। ओ से क्या था तुम्हारा, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, किसके बीच में, हेड क्वार्टर पे जो बंदा बैठा है, हेड ऑफिस में जो बैठा है ना, ऑपरेशन पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, उन दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हुई थी ये। फिर यस, यस से हमने क्या देखा था, यस से एक था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एडुकेट होनी चाहिए, एंड दूसरा था सिंपल इकोनॉमिकल एंड अवॉइड डोमिनेंस ऑफ एनी फंक्शन। जो स्ट्रक्चर है ना वो सिंपल इकोनॉमिकल होना चाहिए था। फिर मैड, मैड में जो एक्स्ट्रा डी था ना क्या था, डेवलपमेंट, किसका, प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। एंड यस जो एक्स्ट्रा था ना किसके बारे में बात करता था, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब क्या, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स ईच एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ईच एग्जीक्यूटिव मैनेजेस, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। एंड इंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन रिपोर्टिंग सीनियर, मतलब एक बंदा एक ही बंदे को रिपोर्ट करेगा, एक बंदा और एक ही बंदे को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद में हमने बात करी थी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमने बोला था रिसोर्सेज को मॉनिटर भी करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या आई थी, तुम्हारे पास एक मशीन है, उसका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 500 यूनिट पर डे, ये क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड है या फिर नॉर्म है। फिर जो ऑपरेट करता है ना मशीन को, उस बंदे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 500 दिन का आउटपुट निकालना है, 500 यूनिट्स का पर डे आउटपुट निकालना है। तो ये जो नॉर्म्स इस्टेब्लिश करे ना उसमें तुमने प्रॉपर मेथड लगाए क्या, वहाँ पे एजम्पशन लगाए क्या, जैसे तुम्हारे केस में 2 फेज है, 3 फेज लाइट है, या फिर कितने लोग हैं तुम वो मशीन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, ये सारे एजम्पशंस तुमने अच्छे से लगाए क्या। फिर तुम्हारा जो नॉर्म्स के हिसाब से है एंड तुम्हारा एक्चुअल में ना, इस दोनों में डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस क्यों है, अंडर यूटिलाइजेशन मतलब क्या, इनफिशियंसी है, अंडर यूटिलाइजेशन है, उसका रीजन क्या है तुम्हारा, एंड उसके बाद में तुम क्या करो, ऑप्टिमाइज कर लो। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने क्या निमोनिक्स बनाया था, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब क्या, एम से क्या है, तुम क्या करो, मेजर कैसे करते हो उसको तुमको देखना पड़ेगा। तो मेजर करने के लिए तुम क्या करो, स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करो, मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करो। वो स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स है ना वो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तुम्हारा ऑपरेटिंग पर्सनल है ना उसको यूज़ करते आने चाहिए।
ऑपरेटिंग पर्सनल है ना, उसने उसको यूज़ करते आना चाहिए एंड उसको क्या करते आना चाहिए, उसको परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते आना चाहिए। फिर हमने बात करी नॉर्म्स की। नॉर्म्स जो है ना, उसको इस्टेब्लिश करने के मेथड्स है ना, उसको वेरीफाई कर लो, उसके एजम्पशंस अच्छे से है क्या देखो। फिर आई से बात आई थी इनएफिशिएंसी है, तो इनएफिशिएंसी क्यों है उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले इनएफिशिएंसी कैसे है, कैसे समझेगा तुमको ट्रैक करना पड़ेगा। टी से क्या है, ट्रैक करना पड़ेगा किसको, एक्चुअल को ट्रैक करना पड़ेगा। एक्चुअल को किसके साथ में, स्टैंडर्ड के हिसाब से तुमको ट्रैक करना पड़ेगा। इस दोनों के बीच में डाइवर्जेंस आता है, वेरिएशन आता है ना, उसको तुमको रीजन देखना पड़ेगा कि डाइवर्जेंस क्यों आता है। एंड उसके बाद में तुम क्या कर लो, इफिशिएंट नहीं है ना, तो यहाँ पे इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तुम क्या कर लो, ऑप्टिमाइज कर लो, ऑप्टिमाइजेशन कर लो। तो ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट नहीं था यहाँ पे, लेकिन वो अल्टीमेटली उससे अचीव हो ही जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट पढ़ो। सबसे पहले ये हमसे क्या था, तुम्हारा मेजर करना है, मेजरिंग रिसोर्स इफिशियंसी। इंटरनल ऑडिटर शुड चेक वेदर प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स जो है ना, उसको स्टेब्लिश किया है क्या, ताकि तुम मेजर करो रिसोर्स का इफिशियंसी। उसके बाद में दे शुड बी क्या, स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स दे शुड बी डिटेल्ड इनफ to be identifiable with specific operating responsibility and should be capable of being used by operating personnel कौन, जो मशीन को यूज करेगा, जो ट्रक ड्राइवर है ना, उसको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये क्या क्या चीज होती है। फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस। उसके बाद में इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द मेथड्स। तो फिर क्या था, यन था तुम्हारा, तो रिव्यू करो मेथड्स एंड मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स। एंड साथ में तुम क्या करो, एजम्पशन जो है ना अप्रोप्रिएट है कि नहीं देखो। उसके बाद में तुम्हारा आई से क्या था, आई से था इनइफिशिएंसी मतलब क्या, अंडर यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कैसे है, तो ट्रैक करो। ट्रैक क्या करना है तुमने, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड तुम्हारा स्टैंडर्ड है ना, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, वो तुमको देखना पड़ेगा। एंड उसका रीजन तुमको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। एंड ये सब चीज़ें करके तुमने क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब तुमने एक क्वेश्चन भी देखा है इसके ऊपर का, तो क्वेश्चन देखा है तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या होती है। इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो तुमको यहाँ पे क्या देखना है, इंटरनल ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। तो ऑनेस्ट में से हमने सारे पॉइंट देखे थे। ईएस से क्या है तुम्हारा, देखो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ पढ़ना है। ईएस से क्या था तुम्हारा, हाई मॉरल प्रिंसिपल होने चाहिए। ओ से क्या था, ऑपरेट इन प्रोफेशनल मैनर। फिर तुम्हारा एन से क्या था, नॉट टू सीक तुम्हारा पर्सनल गेन एडवांटेजेस। फिर तुम्हारा ई से इथिकल होना चाहिए। टी से ट्रूथफुल होना चाहिए। ये से तुम्हारा क्या है, शुड बी अवॉइडेड, क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है, तो ऑब्जेक्टिविटी तुमने मेंटेन करके चलनी है, मतलब कोई और बंदा के तुमको प्रेशर ना कर पाए। अवॉइड लेटिंग पर्सनल बायसेस व्हेन रीचिंग कंक्लूजन और रिपोर्टिंग। कोई और बंदा तुमको प्रेशर नहीं करना चाहिए, या फिर तुम्हारा जो पर्सनल बायस है ना, वो किसी भी वजह से तुम्हारा हिट नहीं होना चाहिए। अब तुमको अच्छे से पता है, क्योंकि हमने ऐसे 610 भी किया है, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिविटी के बारे में और अच्छे से बात करी है। फिर आता है बात इंडिपेंडेंस। यहाँ पे एक लाइन दी है, उन्होंने बोला है कि वो लाइन जो है ना, वो स्टेटमेंट जो है ना, वो प्रॉपर है क्या, तो उसी लाइन को हमने कॉपी किया है। उसने पहले बोला था फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो हमने बोला कि हाँ भाई फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। फिर उसने बोला कि इंडिपेंडेंट है, तो भाई साहब हमने बोला इंडिपेंडेंट सिर्फ माइंड में नहीं, अपीयरेंस में भी होना चाहिए। नॉट ओनली इन माइंड बट इन अपीयरेंस। तो इसकी वजह से स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट प्रॉपर है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट ऐड किया था, क्या, इंटरनल ऑडिटर शुड रेजिस्ट एनी प्रेशर दैट माइट अल्टर स्कोप ऑफ देयर असाइनमेंट, या फिर वे द कंडक्ट देयर ऑडिट, या फिर वे दे रिपोर्ट फाइंडिंग्स। इसमें से अगर कोई चेंज करता है ना, तो उसके लिए जो प्रेशर करता है ना, उसने क्या करना है, रेजिस्ट करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर कैन बी एस्टेब्लिश, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, वो बंदा है ना सीधा रिपोर्ट करना चाहिए किसको, ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड को। तो उसको डायरेक्ट एक्सेस दे दो ऑडिट कमेटी या बोर्ड को, एंड उसका रिपोर्ट जाना चाहिए किसके पास में, सीधा टॉप लेवल में जाना चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी के पास में जाना चाहिए, जैसे सीईओ, बोर्ड। एंड वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए उसको जो जो चाहिए ना, वो सब कुछ चीज़, वो सारी चीज़ें तुम क्या करो, उसको दे दो। जैसे कि रिसोर्सेज दे दो, बजट दे दो, सपोर्ट टू द कंडक्ट देयर वर्क विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रेशर फ्रॉम द सीनियर एग्जीक्यूटिव और अदर स्टेक होल्डर। उसके बाद में तुम्हारे पास आते हैं क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर के लिए हमने बोला, सबसे पहले तुम सीए बनने तक तुमने क्या क्या किया है, तुम 11th-12th में आए हो, फिर फाउंडेशन इंटरमीडिएट किया है, सीए फाइनल किया है, उसके बाद बिजनेस। तो 11th-12th में तुमने ओसीएम में कुछ पढ़ा था क्या, हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी था बंदा उसके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे ना। तो तुमको वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड टेक, उसके साथ में एबिलिटी टू डील विद पीपल, इसके बारे में भी हमने बात करी कि तुमको ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के साथ में डील करते आना चाहिए। प्लस प्लस मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में तुमने क्या करना है, नॉलेज ऑब्टेन करके चलना है। फिर फाउंडेशन इंटरमीडिएट में जो जो सब्जेक्ट थे ना, वो सारे सब्जेक्ट, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी तुमको था, क्यूटी वगैरह,
उसके बाद में सीए फाइनल में तुमने क्या किया, तुम्हारा अकाउंट सीएफआर बनता है, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहाँ पे फाइनल में आके तुम एक्सपर्ट बनते हो। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सपर्टीज तुमको तुम्हारे पास होना चाहिए। फिर बिजनेस में जाओ, बिजनेस में देखो क्या सब चीज़ें, बिजनेस का ऑपरेशनल कैसा है, टेक्नोलॉजी क्या है, कमर्शियल प्रैक्टिस क्या होते हैं इंडस्ट्री में वगैरह, वो सारी चीज़ें देखो। एंड साथ में जो बिजनेस करने के लिए जो तुम्हारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह है ना, तो आईटी के बारे में भी तुम्हारे पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, टेक एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या फिर ईआरपी सिस्टम तुमको पता होना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें है ना, एक कॉन्फिडेंशियलिटी तुमने मेंटेन करके चलना है। कॉन्फिडेंशियलिटी तुमने क्या करनी है, सही है क्या रे? यार ये मेरे को स्पेलिंग का बहुत गोचा है ना, बराबर है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी तुमने क्या करनी है, मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। उसके बाद में तो क्या क्या चीज़ें आई थी तुम्हारी। सबसे पहले देखो 11th 12th में क्या किया था तुमने, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका टेक्निक्स क्या है तुम्हारा, एबिलिटी टू डील विद पीपल, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में तुम्हारे पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये तुम्हारा क्या है 11th एंड 12th। फिर तुम्हारा क्या है, उसके बाद में तुम्हारा क्या है, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट में तुमने क्या किया था, कॉमर्स, लॉस, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ईडीपी सिस्टम वगैरह, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। फिर तुम्हारा आता है फाइनल। फाइनल में तुमने क्या किया था, फाइनल किधर गया, सॉरी सॉरी ऊपर है, इसी वाला पॉइंट है। तुम्हारा आता है फाइनल। फाइनल में तुमने क्या किया था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज टू बी एबल टू डिस्चार्ज ड्यूटीज। उसके बाद में ये सारे पॉइंट किसके थे, बिजनेस के थे। तो बिजनेस के लिए तुमने क्या समझना है, बिजनेस के लिए तुमने समझना है ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल प्रैक्टिसेस। उसमें तुम्हारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशन समझो, आईटी का टेक एक्सपर्टीज वगैरह। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी तुमने क्या करनी है, मेंटेन करके चलनी है। इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, तो यहाँ पे हमने देखा था, इसको रीड मारना है, कोई टेंशन नहीं है। मैनेजमेंट फंक्शन क्या होते हैं, तू डैम बांधने जा रहा है, तो क्या करेगा, सबसे पहले प्लान करेगा, ब्लू प्रिंट करेगा। उसके बाद में रिसोर्सेज को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। फिर क्या करेगा, स्टाफ को बुलाएगा, स्टाफ को बोलेगा कि ये काम कर, ठीक है, उनको डायरेक्शन देगा। एंड बाद में तू क्या करेगा, सिर्फ कंट्रोल करेगा। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तेरे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज जो है ना, उसको कंडक्ट किया जाता है इन अ मैनर टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव अटेंड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज ना, उसको ही अच्छे से यूज करके तू क्या करेगा, गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा विद इन लीगल, एनवायरमेंटल, सोशल, वो सारे कंस्ट्रेंट के अंदर ही तुमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है। उसमें तुम्हारा क्या है, ये सारी चीज़ क्या है तुम्हारा, क्रिएट एंड ग्रो वेल्थ, एंड ये क्या है, प्रिजर्व वेल्थ, ठीक है। वो सारे फालतू की बातें हैं। फिर तुम इंटरनल ऑडिट के बारे में लिखोगे, जो तुमने ऊपर पढ़ा है, क्या वही इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, इसके बारे में लिखोगे। यहाँ पे यही 3 पॉइंट आते हैं, रिस्क के बारे में, कंट्रोल के बारे में एंड तुम्हारा मैनेजमेंट के बारे में तुम क्या करो, लिखोगे। उसके बाद में तुम्हारा इंटरनल ऑडिट क्या हेल्प करता है तुमको, सिस्टम एंड प्रोसेस को टू मिटिगेट रिस्क, इस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है टू मिटिगेट रिस्क। सिस्टम एंड प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है टू मिटिगेट द रिस्क एंड टू मेंटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटीज। एंड इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल में गैप्स किधर है, गैप्स ढूंढने का, वीकनेस किधर है वो देखेगा, रूट कॉज क्या है उसका देखेगा। एंड उसके बाद में सजेस्ट करेगा मेजर्स टू स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट। उसके बाद में आता है तुम्हारा इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट के स्टेप्स। उसके बाद में परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, यहाँ पे हमने क्या देखा था, तो प्लान करेगा, परफॉर्म करेगा। उसके बाद में सॉरी, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा, प्लान करेगा, परफॉर्म करेगा। उसके बाद में रिपोर्ट करेगा। बीच में एक पॉइंट था, बीच में क्या, एविडेंस गैदर करेगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में आती है ना, वो लिख ले, ठीक है। कि स्टेक होल्डर से इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, जैसे बोर्ड, मैनेजमेंट। गेन इंसाइट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, ऑपरेशंस, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंटरनल ऑडिट। यहाँ पे हमने बात करी थी बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, एसओपीज, एफएस। उसके साथ में एमओए, एओए, जो भी है तेरे को जो चाहिए ना, वो सारी चीज़ें ले ले। अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईआरपी सिस्टम वगैरह, एमआईएस वगैरह। फिर लॉज एंड रेगुलेशन कौन से है, उससे तुम क्या करेगा, उससे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। उसके बाद में प्लान करेगा। तो प्लान करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड से अप्रूव करके लेना पड़ेगा स्कोप। उसके बाद में डिटेल प्लान बनाएगा विथ केएमपी एंड प्लान करेगा शेड्यूल
तो प्लान करने के बाद में सबसे पहले ओपनिंग मीटिंग होगा तेरा, ओपनिंग मीटिंग कंडक्ट करेगा जिसमें तुम क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन मांगेगा एंड जहाँ पे तेरे प्लान में जो ना मेजर रिस्क या फिर ऑडिट चेक्स होते ना, वहाँ पे तू प्लान को अप्रूव करके लेगा, किसे, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर या फिर चीफ इंटरनल ऑडिटर से क्या करेगा, वो प्लान को अप्रूव करके लेगा। ठीक है, अभी ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर जो तुमने उसको ओपनिंग मीटिंग में पूछी है ना, मांगी है ना, वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा। ऑब्टेन रिक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई वो करेक्ट है कि नहीं है। एम टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जहाँ पे भी पॉसिबल है, क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा ऑडिट एविडेंस बनता है। प्लान एंड रिक्वेस्ट एनी इंटरिम इन्फॉर्मेशन अगर तुमको नीडेड है तो। अब उसके बाद में परफॉर्म करेगा। अभी यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ है तुम्हारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा सैंपल मांगेगा, उसके बाद में डेटा कलेक्ट करके एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करेगा, ऑडिट में टेस्टिंग करेगा, ऑडिट टेस्टिंग करके एविडेंस कलेक्ट करेगा एंड उसके बाद में तो क्या करेगा, इश्यूज को आइडेंटिफाई करेगा, उसको इश्यूज को या फिर कंट्रोल गैप को आइडेंटिफाई करके इंटरिम रिपोर्ट इशू करना है तो उसको इशू करेगा एंड सारी चीज़ों को तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिया जो पॉइंट आते हैं ना, सिया वाले पॉइंट है ना, तो सीआरसीए वाले पॉइंट कैसे आते हैं, सबसे पहले जो 210 था ना, ये 210 था ना, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, मैनेजिंग एआई फंक्शन वगैरह, ये तो स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद में तुझे क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो, यहाँ पे किधर था, ऊपर था ना, ये 310 है ना, ये तो तुम्हारा किसका है, प्लानिंग का है, तो ये भी तुम्हारा 310 भी तुम्हारा कट जाता है। तो यहाँ पे 5 एंड यस तुम्हारा सेम टू सेम था, 6 एंड तुम्हारा ए ऐसा बनता था मिरर में, तो एक क्या था, एनालिटिकल प्रोसेस के बारे में बात होती थी। फिर 320 के लिए हमने क्या याद रखा था, ठीक है, 330 को हमने कैसे याद रखा था, 230 में डॉक्यूमेंटेशन होता है, वही तुम्हारा 330 हो गया। फिर तुम्हारा इंटीरियम रिपोर्ट 300 एंड 400 के बीच में आता है, तो इसकी वजह से 350 जो है ना तुम्हारा इंटीरियम रिपोर्ट बात करता है। फिर 260 से हमने 360 याद किया था, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग वाला सीरीज जो है ना तुम्हारा 700 का था, तो 700 तुम्हारा रिपोर्टिंग 370 बन गया। 380 फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में बात करता था, ऑडिट एविडेंस तुमने ऐसे ही याद रखना है, याद होता है तो, नहीं तो ठीक है छोड़ दो, कोई ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने देखना है सैंपल कलेक्ट करने, एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करने, डेटा कलेक्ट करके टेस्टिंग, डिटेल में टेस्टिंग करना है तुमने, टेस्टिंग करने के बाद एविडेंस कलेक्ट करने हैं, इश्यूज फाइंड करने हैं, गैप्स फाइंड करने हैं, उसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करना है तुझे, इंटीरियम रिपोर्ट करना है, क्या देखना पड़ेगा तुझे, एंड डॉक्यूमेंटेशन भी तुमने मेंटेन करके चलना है। उसके बाद में इंटीरियम का तो पता नहीं, इंटीरियम रिपोर्ट का तो पता नहीं, लेकिन ड्राफ्ट रिपोर्ट तो तुझे इशू करना ही पड़ेगा, जिसमें तेरा बिजनेस प्रोसेस क्या रिव्यू किया है तुमने, कवरेज क्या किया है तुमने, एक्सक्लूजन अगर कुछ है तो वो बताओ, पीरियड क्या कवर किया है, समरी ऑफ फाइंडिंग बताओ, डिटेल इश्यूज विद कंट्रोल गैप्स, बिजनेस एप्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट्स। उसके बाद में एग्री ऑन द मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइन। तो यहाँ पे तुमको कैसे समझेगा, यहाँ पे तुमको समझेगा जो नीचे तुम्हारा एक्शन टेकन रिपोर्ट है ना, इसमें कैसे होता है, तो सबसे पहले इशू होता है, फिर कॉज इम्पैक्ट, इशू क्या है, वो किस कारण की वजह से आया है, किस रीजन की वजह से आया है, फिर उसके बाद में तुम देखो इम्पैक्ट क्या है उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, रिकमेंडेशन तुम दोगे, उसके ऊपर एक्शन आएगा एंड उसका टाइमलाइन भी तुम्हारा यहाँ पे नोट डाउन किया होगा। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, ये जो एक्शन प्लान है ना मैनेजमेंट का, उसके साथ में तुम एग्री कर लो, एग्री ऑन मैनेजमेंट एक्शन प्लान विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है एंड कब तक वो चीज़ें ठीक करेगा। उसके बाद में फॉलोअप प्रायर एक्शंस, तो ये अभी तुमको अच्छे से पता है कि प्रायर एक्शन जो है ना उसको फॉलोअप करना है तुमने, टेकन बाय मैनेजमेंट, एंड उसको क्या करना है, करंट ऑडिट रिपोर्ट में उसको तुमने ऐड करके बताना है अगर उसने मैनेजमेंट ने एक्शन नहीं लिया है तो। उसके बाद तुम क्या कर लो, फाइनल रिपोर्ट को ऑडिट कमेटी को दे दो एंड 360 के हिसाब से कम्युनिकेशन कर लो मैनेजमेंट के साथ में, एंड 370 के हिसाब से तुमने क्या करना है, रिपोर्ट करना है टू द स्टेक होल्डर को। ठीक है, अब बात आती है रिपोर्ट की, तो 370 में एज पर द CR 370 रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट रिजल्ट इज जनरली अंडरटेकन इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस कौन कौन से है तुम्हारे, दो दो स्टेजेस क्या, सॉरी सॉरी, दो स्टेजेस, दो स्टेजेस क्या है तुम्हारे, एक तो तुम्हारा एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट जाएगा एंड दूसरा ऑन पीरियोडिक बेसिस जाएगा, पीरियोडिक बेसिस जाएगा। तो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट है ना, मतलब यहाँ पे एक काम तुमको सौंपा गया है, जैसे स्पेसिफिक एरिया या फिर फंक्शन तुमको दिया गया है, और ए पार्ट ऑफ एंटिटी इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर हाईलाइटिंग की ऑब्जर्वेशन। तो अगर स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक फंक्शन दिया है ना, तो जब वो कवर होता है ना, वो जब तुम्हारा ऑडिट असाइनमेंट खत्म होता है ना, वहाँ पे जो रिपोर्ट जाता है ना, वो तुम्हारा एक टाइप का रिपोर्ट आएगा,
generally issued with the details of the manner in which assignment was conducted and the key findings from the audit procedures। इसको किसको दिया जाता है, ऑडिटी को इशू किया जाता है with the copies shared with local and executive management as agreed during the planning phase। दूसरा जो जाता है ना वो पेरियोडिक बेसिस पे जाएगा। एट द क्लोज ऑफ प्लान पीरियड कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट जाता है जिसमें सारी चीज़ें कवर होती है। तुमने परचेस देखा है, तुमने सेल देखा है, तुमने कंट्रोल देखा है, तुमने कंप्लायंस देखा है, सारी चीज़ें कवर होती है। ये कौन प्रिपेयर करता है, सीआर प्रिपेयर करता है, ठीक है, या फिर एंगेजमेंट पार्टनर अगर वो एक्सटर्नल वाला बंदा है तो। नॉर्मली डन ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड सबमिटेड टू द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल ऑडिट जनरली ऑडिट कमेटी को दिया जाता है। तो ऊपर वाला ऑडिटी को दिया जाता है और नीचे वाला ऑडिट कमेटी को दिया जाता है। ऊपर में तुम्हारा एक ही स्पेसिफिक एरिया फंक्शन कवर होता है, नीचे में तुम्हारा जो है ना सारे कंप्रहेंसिव एक्टिविटी सारे कवर हो जाते हैं। नीचे वाला तुम्हारा क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाएगा एंड ऊपर वाला जो है ना वो तुम्हारा जब तुम्हारा वो ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिट असाइनमेंट खत्म होगा तब दिया जाएगा। अब जो सीआर जो है ना 370 ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सिर्फ ऊपर वाले चीज़ के ऊपर, फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ एप्लीकेबल होता है। जो तुम्हारा स्पेसिफिक एरिया फंक्शन का है, स्पेसिफिक ऑडिट एंगेज असाइनमेंट है, उसके ऊपर सिर्फ तुम्हारा सीआर एप्लीकेबल हो जाता है। एंड जब तक तुम्हारा ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं जाएगा तब तक तुम्हारा ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं जाएगा। तो एलिमेंट्स देखने से पहले हमने बात करी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिस देखेंगे। बेसिस क्या है, तुम्हारा ऑडिट के प्रोसेस तुमने परफॉर्म्स किए हुए एंड एविडेंस गैदर किया हुआ, ठीक है। उसके बाद में तुमने बताना है, एक स्टेटमेंट ऐड करना है। अगर सीआ के हिसाब से ऑडिट हुआ है तो तुमने बताना है कि सीआ के हिसाब से ऑडिट हुआ है। फिर कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वैसे तो पर्टिकुलर फॉर्मेट है नहीं है, वो तो तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट है जो तुम क्या करोगे ऑडिट के कंसल्टेशन में तुम उसको डिसाइड करोगे। लेकिन जहाँ पे तुम्हारा सम लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है ना, वहाँ पे फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शाल बी एज पर सीआर 380। तो फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में इशूइंग एश्योरेंस रिपोर्ट का जो सीआर 380 है ना उसके हिसाब से जाएगा। तो हमने बात क्या करी थी, सबसे पहले बेसिक 3 चीज़ें बताओ। बेसिक 3 चीज़ें क्या थी, तुमने क्या करना है, स्कोप बताना है, हमारे स्कोप में क्या आता है, पीरियड कौन सा कवर किया है, एंड समरी बताओ, इंडेक्स बताओ, मतलब एग्जीक्यूटिव समरी तुम बताओ। एग्जीक्यूटिव समरी में तुम्हारे क्या जाएंगे, क्रिटिकल फाइंडिंग जाएंगे। क्रिटिकल फाइंडिंग मतलब क्या, एकदम ही तुम्हारे रिस्की वाले या फिर बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ें जाएंगी। तो चौथा पॉइंट वही आता था तुम्हारा। चौथा पॉइंट क्या है तुम्हारा, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स। ये 4 पॉइंट हो गए तुम्हारे। अब तुम क्या करो, अब सारी चीज़ें डिटेल में बता दो। अब तुम क्या करो, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट में आ जाओ, सारी चीज़ें बाद में बताओ कि ये जो इशू क्या फाइंड हुआ तुमको, वो फाइंड को डिटेल में सारी चीज़ें बताओ, डिटेल में फाइंडिंग बताओ, इशू क्या फाइंड हुआ, कॉज क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। उसके बाद में तुमने रिकमेंडेशन क्या दिए, एक्शन किसने लेने वाला है, उसका टाइमलाइन क्या है, वो सारी चीज़ें क्या कर लो तुम डिटेल में बताओ। डिटेल ऑडिट फाइंडिंग्स विद बिजनेस इंपैक्ट क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। फिर रिकमेंडेशन टू इंप्रूव कंट्रोल एनवायरमेंट। उसके बाद में रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल अथॉरिटी कंसिडरिंग एक्शन प्लान क्या है उसका, टारगेट टाइमलाइन फॉर द एक्शन। ये सारी बात बताओ। इसमें एक चीज़ थी जो अलग सी थी, क्या, रेटिंग हाईलाइटेड इश्यूज हाई मीडियम लो एज पर द रेटिंग क्राइटेरिया जो अप्रूव किया है ऑडिट कमेटी ने। ये सिंपल सी बात आती है। तो बात क्या है, बात को समझ। पहले 3 बेसिक चीज़ें, स्कोप, तुम्हारा पीरियड कौन सा कवर होता है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव समरी। समरी में क्या होते हैं, क्रिटिकल फाइंडिंग्स होते हैं। तो चौथा पॉइंट तुम्हारा आ जाता है समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स। उसके बाद में डिटेल में सारी चीज़ बता दे, डिटेल में तुम बता दे फाइंडिंग्स क्या है तुम्हारे। उसके बाद में बिजनेस का इम्पैक्ट क्या है, रूट कॉज क्या है। फिर तू क्या कर ले, फिर तू घुस घुस के सारी चीज़ें बता दे। क्या तुम्हारा रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन बता कंट्रोल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने का, एंड उसके साथ में मैनेजमेंट क्या एक्शन लेने वाला है, उसका टाइमलाइन क्या है। रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल अथॉरिटी कंटेनिंग एक्शन प्लान एंड उसका टाइमलाइन फॉर द एक्शन। एंड एक पॉइंट था अलग वाला, कौन सा था, रेटिंग हाईलाइटेड इश्यूज हाई मीडियम लो, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन में तुमने क्या देखना है, कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट एक्शन प्लान। उसको तुमने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करके रख देना है। ये चीज़ आती है। जो ऊपर वाला पॉइंट था ना, इसी के बारे में बात करता है कि एलिमेंट में क्या जाएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव स्कोप अप्रोच जाएगा। सीआ के हिसाब से ऑडिट किया है तो सीआ के हिसाब से जाएगा। एग्जीक्यूटिव समरी, करेक्टिव एक्शन क्या है वो बता दो, एंड नेचर ऑफ एश्योरेंस क्या है उसको भी तुम क्या कर लो, बता दो। फिर बात आती है कि फॉलोअप में तुम्हारे पास ये संजना है जो कौन है, चीफ इंटरनल ऑडिटर है। चीफ इंटरनल ऑडिटर है तो जिम्मेदारी उसकी बनती है कि लास्ट ऑडिट जो हुए ना उसमें जो जो पेंडिंग इश्यूज है ना उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, चीफ इंटरनल ऑडिटर की बनती है। लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है, अल्टीमेट जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की जिम्मेदारी सीआ की है एंड अल्टीमेट जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या देखना है, यहाँ पे तुमने क्या एक फ्लो में जाना था ना, ठीक है।
यहाँ पे तुमने क्या देखना था, तुमने आना है यहाँ पे एक्शन टेकन रिपोर्ट को तुमने देखना है, एक्शन टेकन रिपोर्ट तुमने देखना है। यहाँ पे तुमने एक्शन टेकन रिपोर्ट देखा तो यहाँ पे तुम आ गए वापस टाइमलाइन पे, तो कौन से मैटर तुमने रिजॉल्व किए हैं वो देखना है, तुम्हारे कौन से मैटर पेंडिंग है, कौन से मैटर रिजॉल्व किए। देख सबसे पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ, periodically फॉलोअप कर ले प्रीवियस ऑडिट के ऊपर एंड इवेल्युएट कर ले करेक्टिव एक्शन टेकन बाय ऑडिटिंग, एंड जो एक्शन पेंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है ना, उसको तो क्या कर ले, रिपोर्ट कर ले मैनेजमेंट को। तो यहाँ तक बेसिक था। इंटरनल ऑडिटर टिपिकली यूजेस एक्शन टेकन रिपोर्ट टू ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन प्रायर ऑडिट इश्यूज। उसको तूने वो रिपोर्ट को तू यूज कर रहा है, अब तू क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर पेरियोडिकली फॉलो अप करेगा ऑन इश्यूज रेज इन द प्रीवियस ऑडिट। जैसे कि हमने बात करी 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो क्या करेगा, 1 महीने के बाद में आके इधर देखेगा, 2 महीने के बाद में आके इधर देखेगा, 3 महीने के बाद में आके इधर देखेगा। अगर उसमें तुमने क्या किया है, करेक्टिव एक्शन लिए है तो बहुत बढ़िया बात है, तो तुमने देखना है कि करेक्टिव एक्शन लिए है क्या। उसके बाद में अगर करेक्टिव एक्शन नहीं लिए है, ये जो पेंडिंग चीज़ें है उसको तुमने क्या करना है, रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट एंड TCWG को। ये क्या है, तुम्हारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज है। तो इवेल्युएट करो करेक्टिव एक्शन टेकन बाय द ऑडिटिंग एंड रिपोर्ट करो आउटस्टैंडिंग इशू अगर है तो किसको, मैनेजमेंट एंड TCWG को। फिर तुम क्या देखोगे, रिव्यू करोगे क्या मैनेजमेंट ने फॉलोअप एक्शन लिए क्या। फिर तुम क्या देखोगे, मैनेजमेंट ने फॉलोअप एक्शन लिए है क्या। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ आती है, 2-3 चीज़ क्या आती है। एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मैनेजमेंट डजंट रिस्पॉन्ड, या फिर मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है रिकमेंडेशन को, या फिर मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, हो सकता है कि भूल गया है तो भाई साहब उसको याद दिलाओ, ब्रिंग इट टू देयर अटेंशन। वो एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो पूछो भाई साहब क्यों हमारे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन मांगो। एंड अगर एक्सेप्ट करता है ना तो भाई बहुत बढ़िया बात है, एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करता है रिकमेंडेशन एंड टेक एक्शन, तो क्या करो, पेरियोडिकली रिव्यू करो प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट करो अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर एक्सेप्ट करता है, तो ब्रिंग इट टू देयर अटेंशन, सीक एक्सप्लेनेशन एंड periodically रिव्यू करो प्रोग्रेस को एंड रिपोर्ट करो अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन को। उसके बाद में क्या बात आती है, उसके बाद में आती है तुम्हारा ऑडिट ट्रेल। तो फॉलोअप हो गया तुम्हारा, ये किसके पॉइंट है भाई, फॉलोअप के पॉइंट है। ठीक है, फॉलोअप लेना है। उसके बाद में तुम्हारा आता है ऑडिट ट्रेल। तो ऑडिट ट्रेल को हमने अच्छे से समझा था कि कौन सा बंदा क्या करेगा। एक बंदा इनवॉइस जनरेट करेगा, दूसरा अप्रूव करेगा, तीसरा बंदा उसको मॉडिफाई करेगा, उसका चौथा बंदा उसको डिलीट करेगा। तो कौन से डेट पे उसने अपलोड किया है, कि किसने अप्रूव किया है, कौन से डेट पे, डेट टाइमिंग एंड किसका कौन सा अमाउंट, कौन सा डेटा चेंज किया है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए एक सिस्टम में। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑडिट ट्रेल है, जहाँ से तुमको क्या समझ में आता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ तक ट्रेस बैक करनी है, सोर्स तक, जहाँ से इन्फॉर्मेशन जनरेट हुए ना, उस सोर्स तक इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, ट्रेस करना है। तो ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग is a visible trail of evidence enabling one to trace information contained in the statement or report back to the original input source. Audit trail are chronological records. तो जैसे जैसे पहले अपलोड होता जाता है वैसे वैसे रिकॉर्ड होता जाता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस दैट हैव बीन मेड टू द डेटा, एनी चेंजेस टू द डेटा, जैसे क्रिएटिंग न्यू डेटा, अपडेटिंग या फिर डिलीटिंग, उसको मस्ट बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन क्या कैप्चर होती है, किसने चेंज किया है, किसने अपडेट किया है, वो इन्फॉर्मेशन कब किया है, डेट टाइम, कौन सा डेटा चेंज किया है, कौन सा डेटा अपडेट किया है, एंड सक्सेस और फेलियर। ठीक है, व्हेन चेंजेस वर मेड, डेट एंड टाइम, टाइम स्टैम्प, फिर किसने चेंज किया है, यूजर आईडी, उसके बाद में डेटा कौन सा चेंज किया है, इनवॉइस का अमाउंट, एंड सक्सेसफुल हुआ कि फेलियर हुआ। यहाँ पे तुमने देखा है कि अगर डिलीट करने की कोशिश भी कर रहा है ना, वो भी उसने रिकॉर्ड करके चलना है। ऑडिट ट्रेल नीड टू इनेबल एट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेवल, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेवल पे अपने आप होने चाहिए। टू डेमोन्स्ट्रेट ऑडिट ट्रेल फीचर जो है ना, वो डिसेबल नहीं किया था, फंक्शनल था, ऑपरेटेड था एंड उसको डिसेबल नहीं किया था। इसके लिए उसने क्या करने हैं, उसने कंट्रोल लगाने हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल विच इन टर्न उसको ऑडिटर चेक करेगा। अभी ये जो कंट्रोल कौन से है ना, ये कंट्रोल के ऊपर ही तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है, जो May 24 में आया था। ये कंट्रोल कौन से है, तो कंट्रोल जो है ना, इसका तुम आंसर लिखोगे। हर पॉइंट को तुमने स्टार्ट कैसे करना है, कंट्रोल टू इंश्योर दैट, कंट्रोल टू इंश्योर दैट। ठीक है, तो कंट्रोल टू इंश्योर दैट क्या, ऑडिट ट्रेल का जो फीचर है ना, उसको डिसेबल नहीं किया है या फिर डीएक्टिवेट नहीं किया है, इसके कंट्रोल। फिर दूसरी चीज़ क्या है, तुम्हारा यूजर आईडी जो है ना, उसको शेयर नहीं किया है, या फिर यूजर आईडी है ना, वो हर एक बंदे को इंडिविजुअली तुमने असाइन करे है, इसके कंट्रोल। फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, मतलब सेटिंग है ना, उसको चेंज नहीं किया है, अगर चेंज किया भी है ना तो उसके भी लॉग्स है ना, उसको मेंटेन करना है। चेंज किया तो ऑथराइज होना चाहिए एंड उसके लॉग जो है ना वो मेंटेन होने चाहिए। एक्सेस जो है ना उसका ऑडिट ट्रेल का,
उसको क्या करना है तुमने, डिसेबल या फिर रेस्ट्रिक्ट करना है। एंड उसके साथ में उसके भी लॉग्स तुम्हें मेंटेन करने हैं कि किसने उसको एक्सेस किया था, किसने उसको एक्सेस किया था, उसके लॉग्स भी तुमने क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। एंड बैकअप में तुमने क्या करना है, बैकअप हमेशा लेकर चलना है। एंड आर्काइव करने हैं जब तक तुम्हारा स्टैट्यूटरी जो टाइम है तुम्हारा 8 साल 7 साल जब तक खत्म नहीं होता है तब तक उसको तुमने रिस्टोर करके चलना है, उसको तुमने आर्काइव करके चलना है, उसको तुमने बैकअप करके चलना है। उसको हमने कैसे याद रखा था, ऑडिट ट्रेल को तुम क्या करो, डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब कैसे करना है, डिस्क्राइब कर लो। अभी यहाँ से ई हटा दो, आई हटा दो एंड ये हटा दो, ठीक है। तो तुम्हारा बनता है डी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों हटा रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्राइब करना है तुमने। डिस्क्राइब में जो आई ई ओ आई ए आई ए ई आई ओ यू जो है ना उसको हटा दो, तो क्या बचता है तुम्हारे पास, डी बचता है, एस बचता है, सी बचता है, आर बचता है एंड बी बचता है, ठीक है। तो डिस्क्राइब जो है ना, डिस्क्राइब करना है, ऑडिट ट्रेल को तुमने डिस्क्राइब करना है। डी से पहले क्या है तुम्हारा, डिसेबल या फिर डीएक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए। डिसेबल और डीएक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए क्या, फीचर, ठीक है। तो कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट द ऑडिट ट्रेल के फीचर्स आर नॉट डिसेबल और डीएक्टिवेटेड, ठीक है। फिर ये से क्या है तुम्हारा, शेयर नहीं होना चाहिए क्या, यूज़र आईडी शेयर नहीं होनी चाहिए। सी से क्या है, चेंजेस बोलो या फिर कॉन्फ़िगरेशन बोलो। चेंजेस नहीं होने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन को अगर होते तो ऑथराइज होने चाहिए। एंड अगर एंड जो भी है उसका लॉग्स जो है ना, लॉग्स मेंटेन होना चाहिए। फिर आर से क्या है तुम्हारा, रेस्ट्रिक्टेड और डिसेबल क्या, एक्सेस, एक्सेस जो है ना, एक्सेस जो है ना रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। एंड उसके भी लॉग्स मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। जिसने भी एक्सेस किया ना उसके लॉग्स मेंटेन होने चाहिए। एंड बैकअप जो है ना वो तुमने लेकर चलना है, हर क्वार्टरली हर एनुअली जो भी है बैकअप लेके चलो। एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्काइव करके चलो। फिर बात आती है तुम्हारा ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या पॉइंट है, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन डायरेक्ट असिस्टेंस छोड़ दो तुम, स्कोप में तुमने देखना है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सॉरी सॉरी, ठीक है। स्कोप में क्या बात आती है, स्कोप में तुमको देखना पड़ेगा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड तुम्हारा यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओवरव्यू में देखा था कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब हम सीधा चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं होती है अगर तुम इंडिपेंडेंट सॉरी इंटरनल ऑडिट फंक्शन को उसके काम का यूज़ करते हो, या फिर इंटरनल ऑडिटर को एज अ डायरेक्ट असिस्टेंस तुम क्या करते हो, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करते हो। तो यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या होना चाहिए, ये जो तुम्हारा वर्क है ना वो वर्क को तुम यूज़ कर सकते हो क्या, या फिर इंटरनल ऑडिटर को तुम यूज़ कर सकते हो क्या, ये तुमको देखना पड़ेगा। कैन बी यूज़, अगर यूज़ कर सकते हो ना तो वो जो काम है ना वो एडिक्वेट है क्या, तुमको देखना पड़ेगा। एंड ये जो इंटरनल ऑडिटर है ना, अगर उसको तुम एज अ डायरेक्ट असिस्टेंस तुम ऑब्टेन कर रहे हो ना तो वो उसको तुमको डायरेक्शन देना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा एंड रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे बात क्या आती है देखो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे हो चुके थे, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा अभी, इवेल्युएट करना पड़ेगा वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन उसको यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ऑडिट के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीज़ें आती है इंपॉर्टेंट वाली का, क्या, एक तो ऑब्जेक्टिविटी देखना है, दूसरा कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस देखना है। ऑब्जेक्टिविटी के लिए तुमने क्या देखना है कि उसके पॉलिसी एंड प्रोसेस जो है ना, पॉलिसी एंड प्रोसेस जो है ना वो सपोर्ट करते हैं क्या ऑब्जेक्टिविटी को लेकर। एंड कॉम्पिटेंस में तुमने लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखना है। उसके साथ में एक पॉइंट आता है, बस एक ही बार आता है वो, क्या, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है क्या। अगर ये सारी चीज़ है ना तो तुम उसके काम का यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें से एक भी चीज़ नहीं है ना तुम उसके काम का यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे क्या, ऑब्जेक्टिविटी के लिए तुम्हारे पॉलिसी एंड प्रोसेस सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर कॉम्पिटेंस है ना वो सफिशिएंट नहीं है कॉम्पिटेंस, या फिर सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच अगर अप्लाई नहीं किया है ना तो शाल नॉट यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ही हमने समझा था कि जो काम है ना इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम है ना वो कब यूज़ नहीं करेगा, तो जहाँ पे मोर जजमेंट आते हैं, जहाँ पे हायर रॉम आता है, जहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी सपोर्ट नहीं करता है या फिर तुम्हारा कॉम्पिटेंस कम होता है, वहाँ पे तुम क्या करोगे, वर्क का यूज़ नहीं करोगे, क्या,
जजमेंट, रिस्क, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट आते हैं, हायर रॉम आता है, पॉलिसी प्रोसेस डू नॉट सपोर्ट करते ऑब्जेक्टिविटी को, एंड लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस आता है। जज जब तुम्हारा रॉक करता है ना, जज तुम्हारा रॉक करता है, जज क्या है तुम्हारा, जज से जजमेंट, रॉक में तुम्हारा आर से रोमम है, ओ से ऑब्जेक्टिविटी है, एंड सी से तुम्हारा कॉम्पिटेंस है। तो हमने बात करी मोर जजमेंट जहाँ पे आता है, कहाँ पे, प्लानिंग, परफॉर्मिंग या फिर एविडेंस गैदरिंग, कहाँ पे भी मोर जजमेंट आता है ना तो वो का काम, उसका काम यूज़ नहीं करेगा। तो उसके बाद में हायर रोमम, जहाँ पे रोमम तूने असेस किया है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पे काम यूज़ नहीं करेगा। जहाँ पे तुझे पता है कि पॉलिसी प्रोसीजर्स ही सपोर्ट नहीं करते ऑब्जेक्टिविटी को, वहाँ पे काम यूज़ नहीं करेगा। एंड जहाँ पे तुझे पता है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है ना कम है, तो उसके काम का यूज़ नहीं करेगा। इसको ही हमने बाद में देखा था, कहाँ पे देखा था उसको हमने, यहाँ पे एक बार देखा था, जब तू तेरे ऑडिट प्रोसेस टेलर करेगा ना तो वहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा फिर से जज रॉक, जज क्या है, जजमेंट कितने इन्वॉल्व है, रोमम कितना है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है। यही चीज़ें तुमने कहाँ पे देखनी है, जब तुम इंटरनल ऑडिटर को एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करते हो तो वहाँ पे भी तुमने क्या देखना है, जजमेंट देखना है, रोमम देखना है, ऑब्जेक्टिविटी एंड तुम्हारा कॉम्पिटेंस देखना है, ठीक है। जजमेंट कहाँ पे, प्लानिंग, परफॉर्मिंग, एविडेंस गैदरिंग में, रोमम देखना है, एंड उसके बाद में ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस। यहाँ पे ही तूने उसका कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, कहाँ पे तूने इंटरनल ऑडिटर को तुमने कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, जहाँ पे तुम्हारा जज रॉक करता है, मतलब क्या, जजमेंट जो है ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं, रोमम जो है ना वो हायर रोमम होता है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी है ना उसके लिए सिग्निफिकेंट थ्रेट है या फिर पॉलिसी प्रोसेस सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड कॉम्पिटेंस के लिए तुमने क्या देखना है, देखो एक बात समझो, जब तुम्हारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है ना तो वो एंटिटी के अंदर का बंदा होता है, अंदर का एंटिटी का फंक्शन होता है। तो वहाँ पे अगर तू उसका काम कर रहा है ना तो वहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन के लिए पॉलिसी एंड प्रोसेस होते हैं। अभी ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये एक्सटर्नल तुम्हारा इंटरनल ऑडिटर है ना, वो बंदे को तुम क्या कर रहे हो, उसका यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे ना पॉलिसी प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे थ्रेट की बात करेंगे। अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक ही पॉइंट याद रखो, बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। देयर आर सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी एंड लैक करता है सफिशिएंट कॉम्पिटेंस टू द परफॉर्म प्रपोज्ड वर्क। तो ये बातें तो यहाँ पे आती है, लेकिन इसके साथ में हमने बात और क्या की थी, यहाँ पे दो एडिशनल पॉइंट आते हैं। कौन सा, जो ऐसे 610 में डिसीजंस तुमने लेने ना उसके बारे में बात आती है, रिलेटेड टू डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर टेक मेक्स इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 610। मतलब उसका काम यूज़ करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन तुमको बनाने का है। ये डिसीजन बनाने के लिए तुम उसको यूज़ मत करो, ठीक है। एंड उसके बाद में वर्क टू विच वर्क विथ विच इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व, जिसमें इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व था, एंड विच हैज़ ऑलरेडी बिन रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट एंड TCWG। तो जहाँ पे उसने पहले काम किया है एंड उसका काम उसने मैनेजमेंट TCWG को रिपोर्ट किया है ना, तब फिर से तुम उसको अब तुम इन्वॉल्व मत करो। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, एजिंग की चीज थी एंड प्रोविजन था। तो हमने बात करी थी जो एजिंग है ना, एजिंग के लिए तुम असाइन कर सकते हो, लेकिन प्रोविजन है ना उसके लिए तुम असाइन मत करना, ठीक है। चलिए ऊपर कहाँ से आए थे हम, जज रॉक करता है, तो जज रॉक करता है तो तुम क्या करोगे, उसका काम का यूज नहीं करोगे। तो काम कहाँ यूज कहाँ पे करोगे, देखो उसने कंट्रोल अच्छे से टेस्ट किए है, इफेक्टिव है कि नहीं देखा है, तो वहाँ पे तुम काम का यूज कर सकते हो। इसको हमने बोला था सिर्फ पढ़ना है, समझना है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा नहीं आएगा कि इतने इतने पॉइंट्स लिखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि भाई साहब ऑब्जर्व किया है उसने इन्वेंट्री काउंट, तो तुमको चलेगा क्या, कर सकता है क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर जहाँ पे लिमिटेड जजमेंट है, क्योंकि सिग्निफिकेंट है तो यूज नहीं कर सकता है, तो लिमिटेड है तो करेगा। जैसे हमारा एग्जांपल क्या था, तेरा वाउचिंग वगैरह है तो कर सकता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व कर सकता है। ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन, जैसे तुम्हारा एजिंग जो है ना वो कहाँ कहाँ से बना है, तुम्हारा एफआर के सिस्टम से बना है, तो वहाँ पे देखेगा कि एजिंग सही से बना है क्या, या फिर तेरा रिसीवेबल का जो लिस्ट है ना वो तू टीबी के साथ में मैच करेगा। फिर टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस, कंप्लायंस चेक करेगा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ में। एंड ऑडिट और रिव्यूज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, तो उसके बारे में भी तुमने कुछ कुछ बात करी थी, छोड़ दो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी कम्युनिकेट करेगा TCWG को एज पर एस 260, ठीक है। फिर हमने बात करी थी इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, जो तुझे काम यूज करना है ना तो सबसे पहले क्या करेगा, उसके साथ में डिस्कशन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, डिस्कशन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद में उसका रिपोर्ट रीड करेगा, उसका काम तेरे लिए एडिक्वेट है क्या, तेरे ऑडिट के प्रोसेस लगाएगा। एंड उसके बाद में सबसे एंड में तो क्या करेगा, उसको री इवेल्युएट करते जाएगा, करते जाएगा, धोते जाएगा वो सारी बातें, ठीक है। तो डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन तुमको फिर से रीड मारना था, तुमने डिस्कस डिस्कस करते जाना है, डिस्कस करना है एंड कोऑर्डिनेट करते जाना है। तो डिस्कशन में क्या आएगा, तुम्हारा नेचर टाइमिंग एक्सटेंट आएगा, मटेरियलिटी आएगा, उसके साथ में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी आएगा। उसके साथ में तो क्या करेगा,
मेथड क्या है तुमने सिलेक्शन का, मतलब सैम्पलिंग का मेथड कौन सा है, एंड सैंपल का साइज क्या है, ये भी तू डिस्कस कर सकता है। रिपोर्ट के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सब तू क्या करेगा, डिस्कस कर सकता है। कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, तो क्या करना है, अप्रोप्रिएट इंटरवल पे सुबह शाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अप्रोप्रिएट इंटरवल पे तुम्हारा डिस्कशन अगर होता है ना, तो कोऑर्डिनेशन है तुम्हारा इफेक्टिव। एंड उसके अपने अपनी ज़िंदगी की सिग्निफिकेंट बातें तुमने एक दूसरे को बता के चलनी है। मैं क्या करूँगा, मैं मेरे बारे में नहीं, मेरे सिग्निफिकेंट मैटर जो मुझे सामने आते हैं ना, मैं उसको बताऊंगा, वो क्या करेगा, उसके सिग्निफिकेंट मैटर मुझे बता देगा। तो ये बातें जो है ना, इसको रीड मारने की है। फिर रीड करना है तुमने रिपोर्ट, ठीक है भाई साहब, रीड कर लिया रिपोर्ट। उसके बाद में तुमने क्या करना था, प्रोसेस कैसे परफॉर्म करने थे जज रॉक के ऊपर, जजमेंट कितना इन्वॉल्व है, तुम्हारा रोमन कैसा है, ऑब्जेक्टिविटी कैसा है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस कैसा है, उसके हिसाब से तुम क्या करो, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट के प्रोसेस को तुम क्या करोगे, उसके हिसाब से टेलर करोगे। एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन करते जाना है थ्रू आउट द ऑडिट, तुम हमेशा इवेल्युएट करते जाओगे। अब यहाँ पे बात आती है कि एडुकेसी है क्या, एडुकेसी के लिए तुमको बताएगा क्वेश्चन में कि एडुकेट है कि नहीं है, एंड उसको कैसे इवेल्युएट करोगे वो भी तुमको बता देगा। क्वेश्चन में तुमको समझ में आएगा कि एडुकेट है कि नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो तुमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हारे फॉर्मेट में आ जाओ, कौन सा, सबसे पहले स्कोप देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्कोप देखो, स्कोप देख के पहले स्कोप देखो, स्कोप देखने के बाद परफॉर्म ऐसे प्लान किया है क्या, अच्छे से परफॉर्म किया है क्या, उसका सुपरविजन करो, उसका रिव्यू करो, उसको डॉक्यूमेंट किया है क्या, अच्छे से सब कुछ हुआ है। सही ऑप्टेन किया गया, सही ऑप्टेन किया है, सही ऑप्टेन करके कंक्लूजन कैसे रीच किए, कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है क्या सर्कमस्टांसेस में, कंक्लूजन से तो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, तो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है क्या, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट के बाद में एक्सेप्शंस वगैरह कुछ है क्या, वो तो बताएगा। एक्सेप्शनल अगर कुछ चीज़ आती है ना, तो उसको भी तू क्या करेगा, देखिएगा। तो भाई साहब देख, सबसे पहले स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप देख, स्कोप जो है ना एडुकेट है क्या तेरे पर्पस के लिए। उसके बाद में वर्क जो है ना, प्लान किया है अच्छे से, परफॉर्म किया है, सुपरवाइज किया है, रिव्यू किया है, डॉक्यूमेंट किया है, वो देखना पड़ेगा। साई जो ऑप्टेन किया है ना, वो साई ऑप्टेन किया है क्या, जिससे तू क्या करेगा, कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएगा। एंड जो कंक्लूजन जो तुमने आए है ना, वो अप्रोप्रिएट है क्या सर्कमस्टांसेस में, रिपोर्ट जो प्रिपेयर किया है ना, वो कंसिस्टेंट है क्या विथ रिजल्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। एंड अगर एक्सेप्शनल और अनयूजुअल मैटर आते हैं ना, उसको भी तुमने क्या प्रॉपरली रिजॉल्व किया है क्या, ये तेरा क्या है, एडुकेसी है। अगर ये सारी चीज़ अच्छे से हुई है ना, तो तेरा एडुकेट है काम, तो क्या करेगा, उसको यूज़ कर सकता है। फिर बात आती है कि इंटरनल ऑडिटर को तू कब यूज़ करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कब यूज़ करने के लिए क्या फैक्टर है, तो तुमने देखे कौन सा, जज रॉक का फैक्टर तुमने देखे, जजमेंट देखेगा, रोमम देखेगा, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस देखेगा। तो कब यूज़ नहीं करेगा, अगर जज रॉक है तो यूज़ नहीं करेगा, मतलब सिग्निफिकेंट जजमेंट है, हायर रोमम है, ऑब्जेक्टिविटी के लिए थ्रेट है, या फिर कॉम्पिटेंस जो है ना, वो कॉम्पिटेंस लैक करता है, तो यूज़ नहीं करेगा। उसके साथ में अभी हमने देखा 610 के जो डिसीजन है उसके लिए यूज़ नहीं करेगा। एंड अगर उसने पहले काम किया है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया है, तब भी तू उसका काम यूज़ नहीं करेगा, उसको यूज़ नहीं करेगा, सॉरी। उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिविटी थी एंड जो तुम्हारा कॉम्पिटेंस था, इसको तुमने कैसे देखना है, ये फिर से तुम्हारे रीड वाले पॉइंट है। तो ऑब्जेक्टिविटी के लिए हमने देखा कि उसको कोई थ्रेट वगैरह है क्या, कैसे समझेगा। जो पॉलिसी एंड प्रोसेस है ना, वो एडुकेट है क्या, वो सपोर्ट करती है क्या ऑब्जेक्टिविटी को, ये देखेगा। फिर उसका कुछ संबंध नहीं होना चाहिए, फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल जो वर्क करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है उनके साथ में, उसको कोई भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए डिवीजन एंड डिपार्टमेंट के साथ में, एंड साथ में उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने बात करी इवेल्यूशन ऑफ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस में हमने क्या बात करी है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज एडुकेटली एंड अप्रोप्रिएटली, नहीं, सबसे पहले हमने क्या बात करी, अगर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज का मेंबर है, मतलब सीए है, सीएस है, सीएमए है, तो भाई साहब वो कॉम्पिटेंट है। उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, एफआरएफ का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास एडुकेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके साथ हमने देखा था कि एंटिटी के बारे में कुछ देख, एंटिटी का जितना साइज है ना, क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन उतना बड़ा है क्या, वो तुझे देखना पड़ेगा। एंड साथ में एंटिटी में तुम्हारे पास कुछ पॉलिसीज ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ना, उसको ट्रेन कर पाओ तुम, ठीक है। हायर ट्रेन एंड असाइनिंग के लिए तुम्हारे पास पॉलिसीज है क्या, इसके बारे में हम बात करी थी। अगर ये सारी चीज़ है तो कॉम्पिटेंट है, नहीं तो नहीं कॉम्पिटेंट है। फिर जजमेंट जो है ना, वो सिग्निफिकेंट कब बनते हैं, तो इसके बारे में हमने बात करी थी, 3 पत्ती का एग्जाम्पल है, ठीक है। 3 पत्ती के लिए हमने क्या देखा था, तू क्या करेगा, तेरे हाथ में 3 पत्ती है, उसके हाथ में 3 पत्ती है, तो तू क्या करेगा, सबसे पहले तू देखेगा कितने पैसे लगाने हैं, कितने पैसे लगाने हैं, तेरा रिस्क है, तेरा रिस्क है कि तेरे कितने पैसे जाने वाले हैं। उसके बाद में तूने कितने टेस्ट परफॉर्म करने हैं, तो वो कितनी बार तूने कितना गेम खेलते जाना है, तूने कितने कितने टाइम्स तूने क्या करने हैं, गेम खेलते जाना है, मतलब टेस्ट कितना
टेस्ट जो परफॉर्म किए ना वो सफिशिएंट है कि नहीं है। उसके बाद में बात आती है कि उसके पत्ते कौन से है, तुझे क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। उसके पत्ते कौन से है, उसको तुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा। एंड साथ में चलते जाना है, खेलते जाना है, कब तक, वो गोइंग कंसर्न तुझे देखना पड़ेगा। एंड साथ में तूने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने थे। डिस्क्लोजर के बारे में हमने बात करी थी, डिस्क्लोजर एफएस के हिसाब से है। एंड तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट के मैटर, ऑडिट रिपोर्ट के मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले आ जा रोमम, रिस्क असेस करना है। रिस्क असेस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, हायर रोमम की बात नहीं हो रही। रिस्क असेस करने का प्रोसेस है, टेस्ट जो परफॉर्म किए है ना वो सफिशिएंट है कि नहीं है ये डिसाइड करना है। गोइंग कंसर्न जो है ना उसका एजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है ये डिसाइड करना है। अकाउंटिंग एस्टिमेट सिग्निफिकेंट है उसको इवेल्युएट करना है। डिस्क्लोजर एडुकेट है कि नहीं वो देखना है तुझे, या फिर अदर मैटर जो अफेक्ट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट को। अगर ये इसमें से कोई एक चीज़ भी आती है ना तो तुम्हारा सिग्निफिकेंट जजमेंट है, वहाँ पे तू क्या करेगा, उसके काम का यूज़ नहीं करेगा। उसके बाद में बात आती है कि रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर। तो डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, रिव्यू करेगा वर्क को। तो यहाँ पे मोटा मोटी लेवल पे बात इतनी आती है, तेरा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू में इतना एक्सटेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना तो तुझे समझ में आना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज़, इंडिपेंडेंट नहीं है, एक तुझे समझ में आना चाहिए अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो। दूसरी चीज़, रिव्यू प्रोसीजर शाल इंक्लूड, क्या इंक्लूड होना चाहिए, अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस भी तू चेक कर पाएगा, ये तेरे प्रोसेस में ऐड कर ले, ठीक है। फालतू सी बात थी। प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर तेरे पास तूने क्या करने हैं, रिटर्न एग्रीमेंट ऑब्टेन करने हैं। रिटर्न एग्रीमेंट किसे ऑब्टेन करेगा, एक तो एंटिटी से, दूसरा इंटरनल ऑडिटर से। एंटिटी में किसे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, एंड तो दूसरा कौन है, इंटरनल ऑडिटर। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा कि मेरे एंड इंटरनल ऑडिटर के बीच में तू नहीं आएगा। क्या करेगा, तू बीच में नहीं आएगा, इंटरवीन नहीं करेगा। जो हम दोनों परफॉर्म करेंगे, जो हम दोनों गुटरगु करेंगे, तो बीच में नहीं आएगा। यानी इंटरनल ऑडिटर के साथ में रिटर्न अग्रीमेंट ऑब्टेन कर ले कि हम दोनों के बीच में जो भी होगा ना वो तू किसी को नहीं बताएगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा। एंड अगर तेरे को थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी आता है ना तो मुझे आके बता, ठीक है। तो रिटर्न एग्रीमेंट सबसे पहले, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी, जहाँ पे तू क्या बताएगा, एंटिटी विल नॉट इंटरवीन इन द वर्क। फिर रिटर्न एग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर से लेगा, जहाँ पे तो क्या बताएगा कि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखेगा एंड थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। फिर बात आती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, अगर याद नहीं रहता है तो कैसे याद रखना है, जो हमने ऊपर देखा, हमने ऊपर क्या देखा, ऑब्जेक्टिविटी का इवेल्युएशन करेगा, तो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी का इवेल्युएशन करेगा, या फिर कॉम्पिटेंस का इवेल्युएशन करेगा, तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कुछ और ही था, क्या था तुम्हारा, बेसिस फॉर डिसीजन। जो नेचर एंड एक्सटेंट था ना तुम्हारा किसका, इंटरनल ऑडिटर के काम का, उसका जो तुमने डिसीजन लिया ना वो डिसीजन का बेसिस क्या है, दूसरा पॉइंट था, उसको तुम छोड़ दो अगर याद नहीं होता है तो। तीसरा पॉइंट क्या था, रिव्यू का पॉइंट था तीसरा। चौथा पॉइंट क्या था तुम्हारा, रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट का पॉइंट चौथा पॉइंट था। उसके बाद में पांचवा पॉइंट क्या था तुम्हारा, वर्किंग पेपर जो इंटरनल ऑडिटर मेंटेन करता है, उसको तुमने डॉक्यूमेंट करके चलना है। तो देख भाई, सबसे पहले इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। उसके बाद में बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर। फिर हाँ ये तो रहेगा ना रिव्यू, हाँ नहीं नहीं ये तो हो गया ना, हु रिव्यूड वर्क परफॉर्म्ड, हु रिव्यूड वर्क परफॉर्म्ड एंड द डेट, उसका एक्सटेंड कितना होगा, ठीक है। ये जो रिव्यू था ना उसके बारे में क्या देखना है तुमने, रिव्यू किसने किया है, कौन से दिन किया है, क्या कितने एक्सटेंड तक रिव्यू परफॉर्म किया है। उसके बाद में सिंपल से पॉइंट आते हैं, तुम्हारा रिटर्न एग्रीमेंट जो है ना, जो तुमने ऑप्टेन किया था वो दोनों रिटर्न एग्रीमेंट को डॉक्यूमेंट कर लो। एंड वर्किंग पेपर जो है ना जो इंटरनल ऑडिटर ने बनाए हैं उसको भी तुम क्या कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो। तो डॉक्यूमेंटेशन में सिंपल चीज़ आती है, जो तुमने इवेल्युएशन किया है ना उसके थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी या फिर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, उसको तुम क्या कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो। तुमने जो डिसीजन लिया है ना कि भाई साहब इंटरनल ऑडिटर कितना तुम्हारा क्या करेगा, कितने एक्सटेंड तक, किस नेचर का एंड कितने एक्सटेंड तक वर्क परफॉर्म करेगा, ये डिसीजन का बेसिस क्या है उसको डॉक्यूमेंट कर लो। फिर तुम्हारे पास रिव्यू आता है, तो रिव्यू किसने किया है, कब किया है, किस डेट पे किया है, कितने एक्सटेंड तक रिव्यू किया है, उसको डॉक्यूमेंट कर लो। एंड उसके बाद में तुम क्या कर लो, रिटर्न 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 एग्रीमेंट देख लो एंटिटी के साथ में, उसको डॉक्यूमेंट कर लो। इंटरनल ऑडिटर उसको डॉक्यूमेंट कर लो। एंड साथ में वर्किंग पेपर जो उसने मेंटेन करे है ना उसको तुम क्या कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो। बात खत्म, बात खत्म, कुछ छोड़ा तो नहीं ना बे, खत्म 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 खत्म। तो यहाँ पे हमारा इंटरनल ऑडिट चैप्टर एकदम सब खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। देख भाई साहब, जहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन क्वेश्चन वाला पॉइंट है ना तूने अच्छे से करके जा। जहाँ पे क्वेश्चन वगैरह नहीं ना, जो मैंने रीड रीड दिया है ना उसमें तू टेंशन लेके बैठ मत कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसको छोड़ दे, बात ज़्यादा लोड नहीं लेने का है। आएगा
ज़्यादा चांसेस है कि जो हमने मार्क किया ना उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे फालतू बीच बीच में से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता भी है ना तो उसको अटेम्प्ट कर पाएगा। ऐसा नहीं कि 5 आउट ऑफ 5 आएंगे, लेकिन एक दो मार्क्स आएंगे ना तो भी बहुत बढ़िया बात है अगर वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो। लेकिन उसको रटने में, याद करने में ना तू ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, वो तेरा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनेगा। समझा क्या दोस्त? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।